अध्याय 61। यिन याओवू और चेन लीलुओ के नीले रंग की लोहे जैसी छाया में थे जब उन्होंने आकाश में सेंट और ग्रेट आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को देखा और फिर भीड़ के बीच साधारण झूमिंगलांग पर नजरें गड़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी पता चला हो कि झूमिंगलांग ही पागल है, उनकी राक्षसी रोशनी से भर गई थी। इस व्यक्ति के पास ड्रैगन जनरल लेवल का जीव क्यों है? क्या वह वुटू का एक फ्लाई या निकम्मा आदमी नहीं होना चाहिए? ऐसे आदमी को तो बस दबाकर मर जाना चाहिए, है ना? वह अकेला है, अगर हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे मुकाबले में नहीं कर पाएगा। यिन याओवू ने अपने दिल में उस इच्छा को दबाया और अन्य ड्रैगन शेपर्ड से बात की। ये झू मिंगलांग अफवाहों से अलग लगता है, उस छात्र ने कहा कि जो वयस्क ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन का मालिक था। फिर भी उसके पास योग्यता नहीं है। उसने कहा कि उसे मत भूलो, हमें महिला सम्राट की प्रशंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। शायद यही वह था जिसने उसे वुटू में फंसाया था। उसने महिला सम्राट को पद से हटा दिया, इसलिए उसने ऐसी योग्यता योजना बनाई। अन्यथा वह कालकोठरी में क्यों दिखाई देगी? यिन याओवू ने सभी से कहा। ठीक है, यह उसका प्लॉट होना चाहिए। उस महिला सम्राट का नाम अंकित किया जाना चाहिए और फिर उसे इन घृणित पुस्तकालयों और ब्लॉगों में सार्वजनिक विचारों का उपयोग करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। हमारे महान ली चुवान ड्रैगन टैमिंग अकादमी में रहने के लिए नहीं है। चेन लीलुओ तुरंत यिन याओवू के शब्दों से सहमत हो गए। ये सही है, वह मुख्य अपराधी होगा। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। कालकोठरी में झूमिंगलांग ही क्यों दिखाई दिया, कोई और क्यों नहीं? जरूर कोई साजिश होगी। नवंबर AL.com पर नई कहानियां खोजें। यह मेरा संयोग नहीं था, सब कुछ झूमिंगलांग की साजिश और चालबाजी थी। ऐसा दुष्ट व्यक्ति जीवित नहीं है, पहले हेगन को मारो। किसी ने जोर से हिलाया। जैसे ही उनकी आवाज बनावटी हुई, उन्होंने कैंडल ड्रैगन को बर्फीली नदी की सतह पर रेंगते हुए देखा। अपना सिर प्रतीक ही उसके शल्कों से, जिसमें हल्की सी रंगीन चमक थी, अचानक एक चमकदार चमक चमकती हुई, जैसे सुनहरा सूरज नीचे जमी हुई नदी की गति, गर्म रोशनी डाल रही हो। नदी की सतह पिघल गई, बर्फ टूट गई, और मोटी बर्फ में ड्रैगन के बेटे संघर्ष करने लगे और आजाद होने लगे। जल्द ही कई शक्तिशाली प्राचीन ड्रैगन बर्फ की सतह से बाहर निकल आए। चलो एक साथ हमला करते हैं, ये हम सभी को रोक नहीं सकता। कैंडल ड्रैगन का मालिक फिर बोला। कैंडल ड्रैगन बर्फ की सतह को पार कर गया और अचानक 4 या 5 प्राचीन उसके बगल में ड्रैगन दिखाई देता है। इस शक्तिशाली कैंडल ड्रैगन के नेतृत्व में वे नदी के उस पार पहुंचे और सीधे आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के स्थान की ओर बढ़े। ये कैंडल ड्रैगन, जिसे देखने में पंख जैसा दिखता है, उसके शरीर की खोपड़ी से हवा में उछाल आ सकता है और विषैले सांप की तरह युद्ध हो सकता है। वाइक्यूई ने तत्काल कैंडल ड्रैगन के हमलों से बचने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी, लेकिन फ्यूरियस स्पैरो ड्रैगन और ब्लड ड्रैगन दोनों पास में ही नीचे दिखाई दिए। वे युद्ध की ओर ऊपर उठे, जिससे आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को जमीन की ओर मजबूरन ले जाया गया। हो। कहीं से एक तूफान का तूफान आया, जिसने एक अलग अलग तरह के बर्फीले तूफान ड्रैगन पर एक मैले सांप की तरह हमला कर दिया, जिससे वह अपने शक्तिशाली बर्फीले हिमपात के जादू को नहीं कर पाया। चारों ओर से ऑर्केस्ट्रा आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के पास अपने भौतिक शरीर से रेड कैंडल ड्रैगन का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कैंडल ड्रैगन स्पष्ट रूप से अन्य ड्रैगन सन्स की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसकी झलक से चमकती हुई चमक बेहद चमकीली थी और इसे देखते हुए सूरज को घूरने जैसा था। आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन की जलती हुई जगह और वह कैंडल ड्रैगन के हमलों के कोने का सही आकार निर्धारण में बेकार था। वाइक्यूई 2 है। झुंगल मिंग की आवाज आई। जैसे जैसे कैंडल ड्रैगन करीब आता है, उसकी रेखा और भी अधिक दुखने की जगह। अपनी आखिरी सांसें बंद करने के बाद भी वह उस भेदने वाली सुनहरी रोशनी को रोक नहीं सकी। है या जमीन पर, और जमीन पर एक से ज्यादा ड्रैगन भी थे। यदि वह फ्लाइटा या जमीनी स्तर पर लड़ाई से नीचे है, तो आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के हमलों का शिकार हो जाता है। लेकिन बाईची ने झूमिंगलांग के फैसले पर भरोसा किया। वह अपने पंखुड़ीदार मोड़ के लिए, जिससे बवंडर जैसी धारा उत्पन्न हो गई। चमकती हुई चमक, और कैंडल ड्रैगन को आश्चर्य हुआ जब आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन ने जमीन पर गिरने का फैसला किया। यह हमला विफल हो गया और ऊपर से आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन ठीक ऊपर से उड़ गया। यह उतरा, जल्दी, हमला। यिन याओवू अचानक हमला हो गया, उसने सभी से जोर से हमला करने का आग्रह किया। इसके बर्फ तत्व जादू से सावधान रहें, हम अपने ड्रैगन के साथ ड्रैगन जनरल लेवल के जादू का विरोध नहीं कर सकते। चेन लीलुओ ने कहा, चिंता मत करो, उसे मौका नहीं मिलेगा। मड्रॉक ड्रैगन समरूप भूमि पर खड़ा था, उसकी पूंछ से पहले ही मिट्टी में घुसी हुई थी, जो बड़े पैमाने पर गाढ़ और रेतीले खोदे गए बन रहे थे। गर्जन। एक गर्जना के साथ मड्रॉक ड्रैगन ने रेत पर रेत का इस्तेमाल किया, और गाद के अवशेषों से सारी रेत अपनी और धूल भरी हवा में उड़ गई, जो धीरे धीरे एक मजबूत रेत के तूफान में बदल गई। रेत एक धारा की तरह बह रही थी, जिसने एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया था।
आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन अभी जमीन पर ही उतरा था कि उसने देखा कि रेत का तूफान उसके अंदर आ रहा है। राइट रोटर आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के स्नोली पंख कवच से झांक रही थी। वे विध्वंस के कवच को भी तोड़ नहीं पाए, और स्वाभाविक रूप से वे स्नोकिल सुबह के सफेद ड्रैगन को घायल नहीं कर पाए। हालांकि रेतीले तूफान ने बाईक्यूई की दृष्टि को अज्ञात कर दिया, जिससे आसपास के वातावरण को फायदा हुआ और यह श्योर मुश्किल हो गया कि दुश्मन कहां से हमला करेंगे। उथल पुथल के कारण दृष्टि धुंधली हो गई, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो गया, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली शीत जादू भी सटीक निशाना लगाए बिना बेकार था। इसके अलावा दुश्मन के इतने करीब होने के कारण आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन अब पहले की तरह जादू नहीं कर सकता था और व्यापक बर्फ मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता था। रेत के तूफानी बवंडर के चलते एक गगनभेदी गर्जना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जिससे आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के लिए आसपास की सभी आवाजें दब गईं। स्वूश एल अचानक गहरे लाल रंग के पंजे हवा में फैलकर आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के पंखों के किनारे पर निशाना साध रहे थे। ये रेड क्लॉड स्पीड ड्रैगन था। इस तरह के रेतीले तूफान के दौरान रेड क्लॉड स्पीड ड्रैगन अपनी जन्मजात क्षमता का लाभ उठाकर पत्तियों के भीतर छिप सकता था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि प्रत्येक हमला आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर हो, विशेष रूप से उसके अंधे स्थान पर, जिससे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलता। अपने पंख फैलाते ही आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के पंख तुरंत जम गए। एक ठोस पंख कवच में एक सफेद पंख वाली ढाल जैसा दिखता है जो अवरुद्ध करता है लाल पंजे वाले स्पीड ड्रैगन से घात। जैसे ही उसकी लंबी पूंछ लाल पंजे वाले स्पीड ड्रैगन पर घातक प्रहार करने की तैयारी में उठी, जमीन से अचानक मजबूत बेलें उगईं। वे गहरे समुद्र के राक्षस के शिकार करने वाले तंतुओं की क्रूरता और ताकत के साथ लिपटे हुए थे। अपने इच्छित हमले को छोड़ने के लिए मजबूर होकर आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन एक दौड़ते हुए तेंदुए की तरह संकुचित लताओं से दूर छलांग लगा दी। रेत के तूफानी तूफान के बीच बहुत सीमित दृश्यता के साथ अपनी दृष्टि घुमाते हुए आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन ने 5 मीटर के भीतर एक मजबूत आकृति देखी। उसका क्रूर शरीर उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा था। ये वयस्क ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन था। ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन शारीरिक रूप से भी दुर्जेय था। आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के पंखों को ठंड कवच से कठोर किए जाने के बावजूद यह इस तरह की सीधी टक्कर का सामना करने की संभावना नहीं थी। बर्फ की दीवार जादू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। जैसे ही बाइची को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, एक अधिक विशाल और मजबूत भयंकर ड्रैगन धूल के बीच से फट पड़ा, जिसकी टक्कर की ताकत ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन से भी अधिक थी। बूम एल ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को घायल करने ही वाला था, जब दूसरी दिशा से एक भव्य काली छाया ने उसे रोका और एक पीड़ादायक चीख के साथ ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन को धूल में फेंक दिया। शोर इतना जबरदस्त था कि बिना देखे भी बाइची उस गड़गड़ाहट की आवाज से अंदाजा लगा सकती थी कि ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन पर कितना गहरा प्रहार हुआ था और वह कितनी दूर उछला था। हरे वन ड्रैगन से टकराने के बाद भी काली छाया स्थिर रही। वह बर्फीले प्रातःकालीन श्वेत ड्रैगन के निकट पहुंचा, उसका काला शरीर एक काले पत्थर के किले की तरह ऊंचा उठा हुआ था। ओह ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा करके अपने काले नुकीले दांत दिखाते हुए गर्व से ऐसा दिखाया मानो उसने खुद को सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया हो। बाईक्यू, इस धूल को तितर बितर करने के लिए हवा का उपयोग करो, झू मिंगलांग ने कहा। झू मिंगलांग बहुत दूर नहीं था, वह ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन की पीठ पर था। जैसे ही उसने धूल को एक विस्तृत विस्तार में उठते देखा, वह यहां भाग गया, क्योंकि अन्यथा उसके दृश्य में बाधा के कारण उसके लिए युद्ध को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। अब सुरक्षा के साथ बाइची अंततः अपने चारों ओर वायु प्रवाह पर ध्यान केंद्रित और नियंत्रण कर सकता था। मड्रॉक स्टोन ड्रैगन को केवल कुछ बुनियादी धूल जादू ही आता था और हवा को नियंत्रित करने में वह आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन की बराबरी नहीं कर सकता था। एक तीक्ष्ण निगाह से पास के जंगल में झांकते हुए, अपारदर्शी और अशांत रेत, शक्तिशाली ऊर्जा को देखकर जो इसे तीव्रता से घुमाती है और एक साथ इकट्ठा करती है। इस एकत्रीकरण ने पहले से अनियमित रूप से घूम रही हवा को एक अधिक शक्तिशाली बल में बदल दिया तथा धुंधली घूमती हवाओं को एक पीले तूफान में बदल दिया। वायु धाराओं में बदलाव ने इस बल को आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ने और धीरे धीरे मड्रॉक स्टोन ड्रैगन की दिशा की ओर बढ़ने की अनुमति दी। नदी लंबी थी, युद्ध का मैदान विशाल था और धूल से भरा बवंडर चरागाहों में तबाही की तरह घूम रहा था, जिसने मड्रॉक स्टोन ड्रैगन को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जो बिना तैयारी के नदी में शरण लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नदी के कुछ हिस्से जमे हुए थे और जिस स्थान पर वह कूदा, वह सबसे मोटी बर्फ थी, जिसके कारण बर्फ से उसकी टकराहट हुई और उसके बाद आए रेत के तूफान ने उसे हवा में बहुत ऊपर उछाल दिया। गर्जना गर्जना, बर्फ पर एक चतुर्भुज दानव ड्रैगन, जो अभी अभी बर्फ से मुक्त हुआ था, लड़ाई में शामिल होने ही वाला था कि उसने एक विशालकाय पत्थर के ड्रैगन को बर्फ की बाधा से 2 मीटर से भी कम ऊपर घूमते हुए देखा। दहाड़ चौंक कर चतुर्भुज दानव ड्रैगन ने भागने के लिए अपने पंजे फैलाए, लेकिन वह बर्फ पर फिसल गया और पत्थर के ड्रैगन से जोर से टकराया।
इस टक्कर के बाद खून और घावों से लथपथ प्रचंड हवा ने दोनों ड्रैगन को ऊपर की ओर लुढ़का दिया और वे सर्पिलाकार चढ़ाई पर चढ़ गए। बूम! अंततः वे नदी के दूसरी ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ड्रैगन शेपर्ड छात्रों के समूह से ज्यादा दूर नहीं उतरे। चेन लिलुओ के चेहरे पर आश्चर्य की छवि थी जब उसने अपने मडरॉक स्टोन ड्रैगन को देखा। वह प्रतियोगिता से इस तरह अचानक बाहर होने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। चतुर्भुज दानव ड्रैगन के मालिक ने निराशा में अपना चेहरा थपथपाया तथा अपने टूटे हुए दानव ड्रैगन को तुरंत वापस अपने आत्मिक क्षेत्र में बुला लिया। ये कितना अपमानजनक है, सचमुच शर्मिंदगी का दृश्य है। उसके चतुर्पाद दानव ड्रैगन ने वास्तव में क्या किया था? शुरुआत में नदी पर जमे रहने और अंततः मुक्त होने के बाद ये तुरंत ही उस अतिक्रमणकारी बवंडर द्वारा हवा में उड़ा दिया गया जो उसके दानव ड्रैगन को भी निशाना नहीं बना रहा था। और बस इसी तरह युद्ध समाप्त हो गया। अध्याय 62। चकाचौंध करने वाला रेतीला तूफान छंट गया था और नदी के मैदानों पर तेज हवाएं चलने लगी जिससे भयंकर गौरय ड्रैगन और रक्तपंख वाले टेरोसौर के लिए आकाश में अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। गर्जन! काले नीले हिंसक ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और धरती फट गई। दरार के बीच फंसा कृपाण दांतेदार टाइगर ड्रैगन ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत भयंकर ड्रैगन ने उसे फाड़कर काट दिया हो, उसका मांस क्षत विक्षत और खून से लथपथ हो गया हो। एक संकेत प्रकाश तेजी से उभरा जिसमें कृपाण दांतेदार टाइगर ड्रैगन अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबाए कुत्ते की तरह रेंगने लगा, उसकी पूर्व जंगलीपन और गर्व से रहित। बर्फीले सुबह के सफेद ड्रैगन अपने फुर्तीले अंगों के साथ जंगल में एक हिरण की तरह सुंदर था और जमीन पर गहरे पहाड़ों के बाग तेंदुए की तरह तेज था। इसके पंख लचीली ढाल के रूप में काम करते थे जबकि इसके आगे के पंजे और पूंछ घातक हथियार थे। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन की विशाल आकृति के साथ दूर के जादू और गहन कलाओं को अवरुद्ध करते हुए आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन की नजदीकी लड़ाई किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। उसके पंजों से फटे हुए मांस और कवच चारों ओर बिखरे हुए थे और कोई भी ड्रैगन बेटा जिसे उसने अपनी पूंछ की कील से डंक मारा था फिर से खड़ा नहीं हो सका। सबसे मोटे ड्रैगन स्केल भी इस वापस खींचने योग्य चाबुक जैसी पूंछ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ समय के लिए एक काला ड्रैगन और एक सफेद ड्रैगन ने एक साथ मिलकर काम किया जिससे ड्रैगनों का समूह असहाय हो गया। उन्हें अलग करो, उस काले हिंसक ड्रैगन पर हमला करो। यिन याओबू ने अपने आसपास के अन्य लोगों को आदेश देना शुरू किया। उड़ान भरने में सक्षम आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन हवा से शक्तिशाली बर्फ और हवा का जादू बिखेरता था और जमीन पर बाघ तेंदुए की तरह फुर्तीला था। इसके बर्फीले पंखों वाले कवच ने रेड क्लॉ स्पीडिंग ड्रैगन जैसे छुपे हुए हमलावरों के लिए किसी भी कमजोर बिंदु को खोजना मुश्किल बना दिया। ये पहले से ही व्हाइट ड्रैगन को दबाने की परिस्थिति में था जिससे उसे आइस मॉर्निंग मैजिक की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करने की अनुमति नहीं मिली। अगर वे इसे उठने और ड्रैगन के जादू का जाप करने का मौका देते तो उनके कई ड्रैगन बेटे नष्ट हो जाते। इसलिए यिन याओबू ने अपनी रणनीति बदल दी। आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को हराने की संभावना कम थी, इसलिए उन्होंने ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन और झू मिंगलैंग को निशाना बनाने का फैसला किया। झू मिंगलैंग ने खुद को इस तरह के खतरे में डालकर बहुत बड़ी मूर्खता की। इसलिए ड्रैगन की भयंकर लड़ाई के दौरान अगर वे गलती से उसे काट कर मार देते तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मैं आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को उलझा दूंगा, जल्दी से कार्य करो और उस शिक्षक को अपने इरादों को महसूस मत होने दो, उस समय कैंडल ड्रैगन के एक छात्र ने फुसफुसाया। आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन जैसे ड्रैगन जनरल स्तर के प्राणी की उपस्थिति के कारण उनकी जीत की संभावना पहले से ही कम थी, लेकिन ये द्वंद्व जीत के बारे में नहीं था, ये झू मिंगलैंग की मृत्यु सुनिश्चित करने के बारे में था। झू मिंगलांग को बहुत पीछे रहना चाहिए था तथा शिक्षक बाय यीशु उन पर नजर रख रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने में वास्तव में कठिनाई होती। अब हालांकि झू मिंगलैंग ने खुद को एक भयंकर ड्रैगन झड़प के बीच में रखा था ताकि आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को घेरे से भागने में मदद मिल सके। आखिरकार झू मिंगलांग कोई शीर्ष स्तरीय ड्रैगन शेपर्ड नहीं था, वह खुद को नुकसान पहुंचाए बिना ड्रैगन युद्ध में कैसे शामिल हो सकता था। कैंडल ड्रैगन सांप की तरह रेंगता हुआ नदी के किनारे लगे नरकटों के एक टुकड़े के भीतर छिप गया, उसके शक्तिशाली अगले पैर बिच्छू के डंक की तरह हवा में चीरते हुए एक भयानक काटने की आवाज निकाल रहे थे। इसके शल्क, जो रंग बदल सकते हैं, कुछ ही पल पहले चमकदार सुनहरे थे, लेकिन अब वे नरकटों के भीतर छिपे हुए हैं और स्थिर होने पर नरकट के तने से अलग नहीं हो सकते। बिना हिले डुले ये घात लगाए बैठा था, नरकटों के पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा था, इसके भीतर एक भयानक अजगर छिपा हुआ था। छिपने के लिए नरकटों और अपने रंग बदलने वाले छलावरण का उपयोग करते हुए कैंडल ड्रैगन आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के पास पहुंच गया था, जो अब 5 ड्रैगन के साथ उलझा हुआ था। उस समय एक बड़ी काली आकृति कैंडल ड्रैगन के पास पहुंची, इसकी काली त्वचा ड्रैगन के समूह के बीच भी अलग दिख रही थी। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन NO12.com पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। कैंडल ड्रैगन की ओर पीट करके उसकी स्थिति से देखने पर कोई भी स्पष्ट रूप से हिंसक ड्रैगन की चौड़ी पीठ के ऊपर झू मिंगलांग को देख सकता था। उन्होंने मेरे कैंडल ड्रैगन पर ध्यान नहीं दिया है।
आप सभी आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को रोकें, मैं झू मिंगलैंग को मार डालूंगा। कैंडल ड्रैगन के मालिक ने अचानक उत्साह से कहा। गहरे बैंगनी रंग के कपड़े पहने, गहरी आंखों और ऊंचे गालों वाला यह व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में झू मिंगलैंग के लिए गहरी नफरत है। इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाते हुए वह अपने दिल में उत्साह को मुश्किल से रोक पाया। ठीक है, उसे नीचे ले जाओ, यिन याओबू ने कहा। दूसरों के साथ संवाद करने के बाद सभी ड्रैगन पुत्रों ने आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन पर हमला करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को रोकना और उसे हराना दोनों में फर्क था। भले ही वे जीत ना पाएं, लेकिन अपने प्राचीन ड्रैगन और विशाल ड्रैगन की संख्या के साथ वे निश्चित रूप से आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को इतना व्यस्त रख सकते थे कि उसे इसकी परवाह न हो। क्या आप इसे अकेले संभाल सकते हैं? चेन लीलुओ ने कुछ चिंता के साथ पूछा। बैंगनी और काले कपड़े पहने छात्र ने कहा, मेरा कैंडल ड्रैगन ड्रैगन जनरल से बस एक कदम दूर है, ये शिखर पर है। वह ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन एक उच्च स्तरीय ड्रैगन पुत्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यिन याओबू की आंखें चमक उठीं। निचले स्तर, ऊपरी स्तर, ये वे क्षेत्र हैं जहां ड्रैगन गेट को पार कर चुके अधिकांश जीव रहते हैं। लेकिन वे जीव जो एक और परिवर्तन से गुजरने वाले हैं और विकसित होने वाले हैं, वे अपने ऊपरी स्तर के समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें शिखर कहा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कैंडल ड्रैगन आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन के लिए खतरा बन सकता है। यदि यह शिखर पर है, तो यह निश्चित रूप से ब्लैक एज और वायलेस ड्रैगन को नीचे गिरा सकता है। नरकट अत्यंत घने थे, और कैंडल ड्रैगन के रंग बदलने वाले छलावरण के कारण ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन बहुत करीब था और अभी भी इस क्रूर ड्रैगन की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका था। सभी ड्रैगन सन्स ने आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को घेर लिया। वे आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को अपने घेरे से भागने देने के बजाय चोट खाना पसंद करेंगे, और इस समय कैंडल ड्रैगन ने आखिरकार अपनी चाल चली। हमले से पहले कैंडल ड्रैगन का शरीर पहले से ही थोड़ा कुंडलित था। जब उसने हमला किया तो वह जंगल में छिपे एक विषैले सांप की तरह था, जो अपने शरीर और गर्दन के अचानक झटके से चरम गति पर पहुंच गया, एक तेज और ठंडा तीर। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन ने ध्वनि सुनी और अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। जल्दी से पीछे मुड़ते हुए ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन को एहसास हुआ कि इस दुर्भावनापूर्ण कैंडल ड्रैगन का लक्ष्य खुद नहीं था, बल्कि उसकी पीठ पर उसका मालिक था। ये तुरंत क्रोध से भर गया। लेकिन ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन की चाल की गति कैंडल ड्रैगन की चाल से अतुलनीय थी। ऐसा लगा जैसे उसके नुकीले नुकीले दांत और पंजे पहले ही झू मिंगलांग को छू चुके हों। झू मिंगलांग ने कैंडल ड्रैगन पर नजर डाली। उसने कैंडल ड्रैगन की तीव्र हत्या की मंशा को महसूस किया। वह स्पष्ट रूप से उसे मारने के लिए निकला था। ये स्पष्टतः अब अकादमिकों के बीच का झगड़ा नहीं रह गया था। क्या तुम सच में मुझे इतना मरना चाहते हो? झू मिंगलांग की निगाहें ठंडी हो गईं। झू मिंगलैंग ने चकमा नहीं दिया। उसने अपनी हथेली को फैलाया और उस पर चांदी हरे रंग के प्रकाश पैटर्न दिखाई दे रहे थे। इन पैटर्नों से एक चमकदार चमक निकल रही थी और प्रकाश ठोस होता जा रहा था, मानो असली धातु बन रहा हो। झू मिंगलैंग के सामने और ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन पर भी दिखाई दे रहा था। कवच छाया। झू मिंगलैंग के शरीर पर एक चांदी हरा कवच दिखाई दिया, और उसी समय ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन की काली त्वचा में एक बड़ा बदलाव आया। झू मिंगलैंग की हथेली से बिखरी कवच की चमक बिजली की गति से फैल गई, जिसने ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन की त्वचा को ढक दिया। ड्रैगन के सींगों से शुरू होकर सिर को चांदी हरे रंग के कवच से ढका गया था, फिर गर्दन से लेकर पूंछ तक। पंजे और अंगों को छोड़कर जिन्हें हिलने की जरूरत थी, ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन इस कवच की चमक के भीतर पुनर्जन्म लेता हुआ सिल्वर ब्लू सैवेज आर्मर ड्रैगन में बदल गया। काली त्वचा सिल्वर ग्रीन हैवी आर्मर में बदल गई, और एक चमकदार धातु की चमक के साथ तानाशाह ड्रैगन की जंगली ताकत को पूरी तरह से मिला दिया। जारी की गई आभा इन ड्रैगन बेटों से पूरी तरह से अलग थी, एक गर्वित और महान आभा। अध्याय 63। धमाका। कैंडल ड्रैगन का जहरीला दंश बहुत तेज और भयंकर था। धीरे धीरे की झू मिंगल के छाया कवच से उसे पीड़ा हुई, जिससे उसके सामने के कई बड़े दांत टूट गए। फिर भी झू मिंगलैंग अपने कवच की सुरक्षा में सुरक्षित है। इस समय उग्रवादी सिल्वर ग्रीन भारी कवच वाला हिंसक ड्रैगन पूरी तरह से घूम गया था। उसका शरीर पूरी तरह से झुक गया था, उसका सिर लगभग जमीन पर छू रहा था, और उसने अपने भारी चांदी हरे रंग के सींगों को कैंडल ड्रैगन पर खींचा था, जो हेलेट में गिर गया था। ओह! क्रोधित ड्रैगन ने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करते हुए हिल्टनों के बीच से एक मोटी खाई खोद दी, और यहां तक कि कुछ गहरी धंसी हुई चट्टानें भी ड्रैगन के सींग से टुकड़े हो गए। कैंडल ड्रैगन, जिसके मुंह में खून से भरा हुआ था, उसकी पूंछ को बुरी तरह हिलाते हुए उसे मारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सिल्वर सयान ड्रैगन कवच में ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को स्ट्रॉ से तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। नीचे की रॉकी जमीन जैक से अलग नहीं थी, और कैंडल ड्रैगन टाइमलाइस्ट में अकल्पनीय ड्रैगन के सींग पर जा गिरा। सिल्वर सयान ड्रैगन हॉर्न आश्चर्यजनक रूप से तीखा था और स्ट्रेट कैंडल ड्रैगन की छाती में घुस गया था। फिर भी ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन ने अपना क्राउन स्ट्राइक जारी किया।
रिंकल चेस्ट वाला कैंडल ड्रैगन ड्रैगन के सींग पर चढ़ा हुआ था। ड्रैगन का सिर ऊपर उठा हुआ था और जमीन पर दबा हुआ था, लगातार टूटती हुई धरती पर गिर रहा था। तराजू फटा हुआ, मांस फटा हुआ, छाती में घाव विचित्र रूप से अतिरंजित, कुछ पहले स्केल और भव्य कैंडल ड्रैगन से लेकर अब एक रक्तरंजित, क्षत विक्षत सरीसृप शव का एक पीक ड्रैगन को एक श्रेष्ठ ड्रैगन राक्षस द्वारा डंक और मार दिया जा रहा था। बैटलफील्ड के बाहरी क्षेत्र से आए दर्शक, अर्थात वहां मौजूद छात्र, सभी की आंखों में डर समा गया। ब्लैक एज और क्रिश्चियन ड्रैगन, कैंडल ड्रैगन को जीवित रहने के इरादे से दूर, मूल्य और लक्ष्य से ब्लैकी ड्रैगन को पकड़ लिया गया और सभी ईव्स से पहले कैंडल ड्रैगन की गर्दन और पूंछ को पकड़ लिया गया। फारना, एक भयंकर कोण से कैंडल ड्रैगन 2 स्केच में मोटा और एक भयंकर कोण से राक्षसी रूप से प्रदर्शित किया गया और उसका बड़ा अंग रेखा से बाहर निकल आया। दृश्य भयानक रूप से अंतिम संस्कार के रूप में प्रदर्शित किया गया। टेल का आधा हिस्सा गिराने के बाद ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसने अपना मुंह खोला और हिंसक तरीके से कैंडल ड्रैगन का सिर काट दिया, फिर उसे अपना दांत काला नुकीले दांतों के बीच चबा दिया। शिक्षक बाय यशु, आप क्यों आह? छात्र सहायता के लिए रंगीन काले चित्र में कॉल करने ही वाला था कि उनके ड्रैगन का सिर काट लिया गया था और उग्र ब्लैक ड्रैगन के पेट में पूरा विवरण लिया गया था। ड्रैगन की मौत के साथ डूबे हुए आत्मा अनुबंध की प्रतिक्रिया ने छात्र के शरीर को अनगिनत दुष्ट कांटों की तरह डंक मार दिया, जो किसी भी शारीरिक यातना से कहीं अधिक तेज दर्द था। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो गई, वह पीड़ा से चीखने लगा, जमीन पर दर्द महसूस करने लगा, मानो उसे जीवित ही निगल लिया गया हो। तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया है और अब तुम जीवित नहीं रह सकते, बाय यशु ने स्टूडेंट से कोल्ड स्वर में कहा। जो कोई भी अंधेरा नहीं था, वह कैंडल ड्रैगन के घृणित व्यवहार को देख सकता था। यह एक अकादमी प्रतियोगिता थी, इसलिए ड्रैगन टीचर्स पर हमला स्पष्ट रूप से बंद कर दिया गया था। कैंडल ड्रैगन स्ट्रेट ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन पर हमला कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने सीधे झू मिंगलैंग पर हमला किया और उसका चिरने वाला कार्टून स्पष्ट रूप से घातक था। बायशु, असल में ब्लैक एज और में कैंडल ड्रैगन के सिर को खाने से रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का फैसला नहीं किया। वे 3 साल के बच्चे नहीं थे। हर किसी को अपने आप में एक आदर्श स्थान मिलता है। यो, अचानक हवा में एक लंबी और क्वेश्चन आवाज गूंजी। आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन, जिसे बैटलफील्ड नदी के घेरे में ले लिया गया था, बिना किसी को पता चले आकाश में उड़ गया। इसके पवित्र पंख और कोमल पंख पूरी तरह से गिर गए। अचानक बर्फीला तूफान आया और अदृश्य हवा कठिनने लगी। पूरा विशाल मैदान एक बिंदु पर एक अंधेरी बर्फीली तूफान में डूब गया था, यहां तक कि दिन के उजाले में भी नहीं। फ्रोटसी चांद के साथ लंबी चट्टान की तरह स्नोली सुबह का व्हीट ड्रैगन नदी के घाटियों के ऊपर ऊंचा विध्वंस हो रहा था। इसके एकाकी भाग और शुद्ध चमक ने एक सैद्धांतिक राजसी दबाव बनाया, जिसमें जिम पर मौजूद ड्रैगन नक्षत्र कांपने लगे, एक कमजोरी से भर गए। यो, एक और लंबी चीख के साथ धुंधले आकाश पर चांदी के विनाशकारी उल्काएं इतनी तेजी से गिरी कि वे सफेद भेदती बिजली की तारों की तरह लग रही थी, जो लंबी चीख के साथ खींचे गए थे। क्रोम आकाश में आश्चर्यजनक निशान छोड़ रही थी। दिन के समय उल्का, रात में गिरना का गिरना एक अत्यंत सुंदर दृश्य होता है, भले ही यह अस्थायी भंगुर हो, लेकिन ये लोगों की कहानियों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। फिर भी अभी दो, और फिर भी दुनिया में अंधेरा था, फिर भी आकाश में टूटते निर्णय को देखना असंभव था। हालांकि अधिक से अधिक द्वीपीय तार नीचे दिखाई देते हैं, जो बर्फीले सुबह के सफेद ड्रैगन के चारों ओर से गिर रहे थे, जो अपने शीर्ष पर स्थित चंद्रमा के समान थे, या तो सीधे नीचे या एक कोने पर पृथ्वी की ओर एक दृश्यात्मक दृष्टांत प्रभाव के साथ। बम 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 बम, पृथ्वी पर तारे फट पड़े। दिन के समय पहुंचे वाले ये उल्कापिंड वास्तव में भव्य थे, लेकिन उनमें विनाश की असली आभा भी थी, जैसे किसी स्वर्गीय देवता का दंड या किसी राक्षस का विनाश। सफेद नदी अचानक टूट गई, पानी बेताशा उछलने लगा। पूर्व की ओर नदी का किनारा और भी विशाल था, और वहां की जमीन उल्का के भारी प्रभाव से धंस गई और ढलानों के बीच में बड़ी बड़ी का हिस्सेदारी बन गई। ड्रैगन डर गया, और भले ही वे 7 ड्रैगन थे, सामान्य चट्टानों से परे, वे बाढ़ और भूकंप के दौरान भागते उन्मत्त जंगली जीवों से अलग नहीं थे, जो सुरक्षित शरण की तलाश में थे। लेकिन तारों के लगातार गिरने के कारण जमीन पर प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रभाव से एक भयंकर विनाश और पतन आया। बाईक्यू, मैं ठीक हूं, उनकी जान बाकी दो। झू मिंगलांग ने बाईक्यू के अंदर बढ़ते मोटापे के इरादे को भांपते हुए तुरंत उसे रोक के लिए चिल्लाया। बाईक्यू एक ऐसी शक्ति का चित्रण कर रही थी जिसे झू मिंगलांग ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ही विध्वंस का प्रकोप टूटते सितारों को गिराने के लिए काफी था। नोब वी एल्बन को पर अद्यतन किए गए उपन्यास अवलोकन। बाईक्यू एजियो ड्रैगन एमाई स्टिक, सिल्वर मून एजियो ड्रैगन की सर्वोच्च गहन कला का उपयोग कर रही थी। इस बात से खुशी के बावजूद कि बाईची अंततः एक एजियोर के रूप में अपनी असली सार से जग गई थी। ड्रैगन, झू मिंगलांग को पता था कि एजियो ड्रैगन मिस्टिक की विनाशकारी प्रकृति बहुत मजबूत थी, जमीन पर गोदाम वाले ड्रैगन बेटों में से कुछ ही बचेगा।
कैंडल ड्रैगन क्रैग भी घृणित क्यों नहीं हो, ज़ू मिंगलैंग अपने टूटे हुए दूसरे फ्लैकन को ड्रेक के लिए तैयार नहीं करता था। इससे पहले ब्लैक फैंग के ऊपर उन ड्रैगन का स्पष्ट रूप से उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने इसके बजाय अपने सामान्य जानवरों को नारा दिया था। चांद के चारों ओर बहुत से तारे इकट्ठे थे, चांदनी बर्फ की सुबह का ड्रैगन था, जबकि वे तारे विनाश की शक्ति थे। सिल्वर मून एजोर ड्रैगन की गहराई कला स्वभाव से शक्तिशाली थी, यहां तक कि ड्रैगन जनरल लेवल के फनकार भी नमूने के रूप में मर सकते थे, इन ड्रैगन पुत्रों की तो बात ही छोड़िए। यदि मिंगलांग ने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया नहीं होता है, तो जब तक अधिक घुटने के भूत स्तरित तारे स्तर, तब तक रिकॉर्ड में टूटे हुए गंभीर रूप से घायल ड्रैगन सन्स को भागने का कोई मौका नहीं मिलता है, यह एक वास्तविक नरसंहार होता है। दिन के समय उल्कापिंड अत्यंत दृश्यात्मक प्रभाव डालते हैं, और नदी का वह भाग और टिकाऊ होलेलैंड, जिसे पहचान कर बदला गया था, इतना सदमा देने वाला था कि हर किसी की सांसें उन्हें छोड़ गईं। यह एक ड्रैगन जनरल की शक्ति थी, इसके अलावा एक ड्रैगन जनरल जिसके पास एजोर ड्रैगन मिस्टिक था। होंग हाओ, नानये, ली शाओयंग और जूंग मिंगेंग के कुछ दोस्त, इन सभी ने स्कूल में आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को टीनेज ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन से फाइट देखा था। हालांकि उस समय आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन में कुछ हद तक कुछ दिखाई दिया था, लेकिन यह आज जैसा कुछ नहीं था। आज ये हर से चीज परे थी। अध्याय 64। अध्याय। यह आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन का असली रूप क्या है? लकड़ी भी ड्रैगन के बेटे हैं, वे आम चमत्कारों से अलग नहीं थे। यिन याओजू, चेन लीलुओ और उनके अन्य छात्र जो झू मिंगलांग को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे, अब स्थिर हो गए थे, मनो डर गए थे, उनकी आत्माएं बिखरी हुई थी, जैसे कि वे अभी अभी मृत्यु के देवता को छूकर घूरे हुए हैं। जिस समय मेरा तारा गिरा, उनकी आत्माएं कांप उठी, उनके राक्षस ड्रैगन का भय भी अनजाने में निकला, विशेष रूप से मृत्यु का ये भय। उसे क्यों उकसाना? इतना शक्तिशाली व्यक्ति, वह वुटू से एक एग्जिम ब्लॉक कैसे हो सकता है? स्पष्ट रूप से इन जूनियर ड्रैगन मास्टर्स की तुलना में अधिक महान है। अभी अभी एक से अधिक रैंक से ड्रैगन गेट में प्रवेश किया गया था। यिन याओजू का खूबसूरत चेहरा हरा और लाल हो गया था, मानो विलो ऑब्जेक्ट से बार बार कोड मारे जा रहे हो। चेन लीलुओ ने तो एक शब्द भी बोला कि हकीकत नहीं। और उनके बगल में जो व्यक्ति आत्मा विद्रोह से पीड़ित था, वह अभी भी चिल्ला रहा था। हर चीख उन छात्रों की आंखों के लिए एक भारी प्रहार थी जो स्वयं आत्मा विद्रोह से बाल बाल बच गए थे। न केवल उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के पेश किया गया, बल्कि उन्हें ऐसे घृणित स्मारक का इस्तेमाल किया गया और फिर उन्हें अन्य छात्रों की घृणा और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा झू मिंगलैंग ने अंततः इस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन को ड्रैगन के ग्रुप का वध करने से रोक दिया, जिससे इन विद्रोहियों को कुछ छूट मिल गई। पर आपकी पसंद कहानियां, चरित्र और ईमानदारी, अंतर स्पष्ट था। उन चुनौती देने वालों में से कई को यिन याओजू और चेन लीलुओ द्वारा उकसाया गया था, और वे अब पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। अकादमियों के बीच संघर्ष, युवा उत्साह से अधिक कुछ नहीं। मुझे बहुत राहत मिली है कि छात्र झू मिंगलांग सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। मित्र के मित्र से एक आवाज आई। झुंगलांग चौंका, मुचा के पीछे, और देखा कि एक व्यक्ति पास के दोस्त और रेटरी के कमरे से बाहर निकल रहा है। उसके चेहरे पर कपड़े भरे हुए हैं, और उसके साफ कपड़े कुछ अस्त व्यस्त हैं। अगर उसके बगल में डर से कांपता हुआ फ्लोएटा पक्षी स्पाइडर ड्रैगन नहीं होता, तो झू मिंगलांग उसे पहचान नहीं पाता। शिक्षक बाय यशु, मेरी अशिष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, झू मिंगलांग ने शिक्षक से कुछ क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा। आप अपने अलग हैं, जीवन लेने की शक्ति होने के बावजूद, आप अभी भी सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम हैं। मैं, एक शिक्षक के रूप में, बहुत खुश हूँ कि ली चुवान ड्रैगन टैमिंग अकादमी में आपके छात्र जैसा हूँ। खांसी, ये है कि आपने खुद को रोक लिया, अन्यथा मुझे अपना सामान अच्छा कर दिया जाएगा। बाय यशु ने पहले नैतिक ईमानदारी के भाव के साथ कहा था, लेकिन बाद में के हिस्सों ने झू मिंगल को मजाक कर दिया। ऐसा लग रहा था कि शिक्षक बाय यशु ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्नोकीले सुबह श्वेत ड्रैगन की गहन कला इतनी शक्तिशाली होगी, इतनी शक्तिशाली कि एक शिक्षक के रूप में उनके निकटतम हस्तक्षेप के लिए अपने ड्रैगन को पुतले का भी समय नहीं दिया गया था, और यदि उन्होंने उसे भी बुलाया, तो भी यह संदेह था कि वे वहां ड्रैगन पुत्रों के जीवन को बचाते हैं। धन्यवाद, गुरुजी। शिक्षक बनने के लिए झू मिंगलांग ने मैन्युफैक्चरर बनाया। नदी पार करने के बाद झू मिंगलांग ने नदी के प्रवाह पर नजर डाली। सौभाग्य से इस दुनिया में प्रकृति बहुत तेज से पुनर्जीवित और चक्रित होती है, अन्यथा ये सहायक टूट जाती है। बाई क्यूई की एजियो ड्रैगन सघनता कला प्रतिभा वाली थी। दया के लिए धन्यवाद, छात्र झू मिंगलांग। सच में कुछ चुनौती देने वालों ने जल्दी से जाकर माफी सुविधा प्राप्त की। विनम्रता और तर्कशीलता सीखने से पहले, पीटे जाने से पहले आप क्या सोच रहे थे? ग्रेट ड्रैगन शेपर्ड के रूप में, जहां पास स्वयं का निर्णय नहीं है और जो सिद्धांत अपने जीवन को तोड़ने के लिए उकसाते हैं, यदि आप युद्ध के हैं मैदानों में होते हैं, दुनिया के मामलों में, तो आप मर जाएंगे। टीचर बाय यशु ने बिना किसी मैंस के उन्हें डांटा। शिक्षक अपनी शिक्षाओं में सही हैं, शिक्षक अपनी शिक्षाओं में सही हैं। उन कुछ छात्रों ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और झू मिंगलांग से माफिया के लिए चिल्लाते रहे।
झुंगलांग ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी पत्नी की भविष्य की प्रतिष्ठा के बारे में चिंता न करें। हाँ, 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 हम वास्तव में केवल महिला सम्राट की प्रशंसा कर रहे थे, इससे अधिक कुछ नहीं, बिल्कुल भी अनुचित नहीं, उन्होंने जल्दी से कहा। भाईचू इस युग का एक दुर्जय आदमी है और वह महिला सम्राट के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, बिल्कुल मेल खाता है, भयंकर गौरय ड्रैगन के मालिक ने तुरंत चापलूसी की कहा। देखने पर कुछ छात्र जू एक शास्त्रीय के साथ गए थे, उनके चेहरे उदास थे, उनकी दृष्टि फिर मिंगलैंग पर टिकी वाले पर थी, और वे मनभावन कैंडल ड्रैगन मास्टर को दूर देख रहे थे। हमारी चुनौती अगले महीने के लिए तय है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे समूह में कोई ड्रैगन जनरल स्तर का विशेषज्ञ क्या है, एक बड़े कान वाले छात्र ने कहा। यूनाइटेड चैलेंज लीडर्स की संख्या 70 से 80 लोगों की थी, इस बार केवल 20 लोग आगे ही बढ़े, सभी इन याओजू के ग्रुप से थे, और वाल्किरी समर्थकों की संख्या भी कम नहीं थी, जिनमें अन्य पुरुष थे। वे रिकॉर्ड है, झू मिंगलैंग किसी भी व्यक्ति को अनुभव में नहीं आने देंगे। उनका दृष्टिकोण एक लंबा, सच्चा बेरोजगार पर रखा गया, उनमें से वह सबसे मशहूर कलाकार थे। झूंगलांग की ताकत को देखने के बाद उन्हें एक रणनीति बनानी थी। लंबा, पतला किशोर बेफिक्र रह रहा था और वह अन्य लोगों से अलग अलग तरह का संयम चित्रित करता था जो डरे हुए थे। स्वच्छ श्वास श्वास। अचानक एक चमत्कारी आवाज वाली गूंजी और उन्होंने देखा कि शांतचित्त के छात्र के पास कोई चीज आ रही है और उसके हाथ में कुछ कलाकृतियां मौजूद वस्तु के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस हरकत से आसपास के छात्र चौंक गए। कौन सी चुनौती? अगले महीने हम शिकार पर जाने के लिए सहमत हुए थे, याद है? वो दुबला पतला शांत छात्रों ने शांति से कहा। हर किसी का जबड़ा लगभग खुला रह गया। लेकिन फिर उन्होंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि झोंग शेनिक्सियू अभी भी महान छात्र था। ठीक है, हम शिकार पर जा रहे थे। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में हमारी योजनाओं को बाधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खांसी खांसी। कुछ सुंदर ढंग से संतुलित युवा मास्टरों ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। उनके बूटों ने चुनौती पत्र के टुकड़ों को कीचड़ में रौंदना नहीं भूला, जिससे उनका कोई भी निशान पूरी तरह से मिट गया। इस समय झू मिंगलैंग और उसके सहपाठी वहां से गुजर रहे थे। समूह ने तुरंत दयालु चेहरे बनाए, जो उत्साह देखने आए अन्य लोगों से अलग नहीं थे, पूरी तरह से उस अहंकार को भूल गए जो उन्होंने कुछ समय पहले याचिका पर हस्ताक्षर करते समय दिखाया था। ये फिर भी एक विजयी वापसी थी। झू मिंगलैंग ने अपने साथी छात्रों की चकित निगाहों को देखा और जान गया कि अब से निष्क्रिय बादल और जंगली सारस की तरह स्वतंत्र जीवन जीना असंभव है। यह शायद भाग्य का उतार चढ़ाव था। ये काफी रोमांचकारी था। एक असली आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, जब चीजें खराब हो रही हों तो एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर, और जब सत्ता में आ जाए तो एक गर्वित स्वर्गीय ड्रैगन की तरह जंगली। मैं अब भी वही हूं, एक असाधारण जीवन की आतिशबाजी से जगमगाती हुई। खांसी खांसी। चलो सब लोग यहीं से अलग हो जाते हैं, मुझे कुछ छोटे मोटे मामले निपटाने हैं। झू मिंगलैंग का समर्थन करने के लिए आप सभी बहनों और सहपाठियों का धन्यवाद। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मान्यता पाने के लिए दोगुनी मेहनत करूंगा। कृपया अफवाहों को दूर करने में मेरी मदद करें और युंजी की प्रतिष्ठा को और नुकसान न पहुंचाएं। शुक्रिया। झू मिंगलैंग ने अपने सहपाठियों को झुककर प्रणाम किया और वह विनम्र और सौम्य व्यवहार दिखाया जो उसे दिखाना चाहिए था। अफवाहों के संबंध में उनकी वास्तविक उत्पत्ति को उजागर करने में कुछ समय लगा, लेकिन अपने और ली यूनिजी के खिलाफ प्रतिकूल जनमत को रोकने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने से उन्हें पैट्रिक ड्रैगन शहर में बेहतर पैर जमाने में मदद मिलेगी। चिंता मत करो। हम पैट्रिक ड्रैगन सिटी की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी होता है उसे प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर अकादमी में कोई भी आपके और वाल्किरी के बारे में उन डोजिनशी और अपमानजनक पुस्तकों को फैलाता है, तो हम निश्चित रूप से उन अफवाह फैलाने वालों को पीटेंगे, उस परिष्कृत वरिष्ठ ने कहा। धन्यवाद। ओह, क्या दुजिनशी। झू मिंगलांग कृतज्ञता में झुकने ही वाला था कि उसने भ्रमित दिखते हुए अपनी भौं ऊपर उठा ली। सुंदर बहन का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। सौभाग्य से झू मिंगलांग ऐसे मामलों में गहराई से उतरने वाले व्यक्ति नहीं थे, और यह मुद्दा हल्के में ही निपट गया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि झू मिंगलांग, जो अंदर से काफी शुद्ध और मासूम था, बहन द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाया था। सभी लोग तितर बितर हो गए, लेकिन ड्रैगन की लड़ाई निश्चित रूप से अकादमी के अंदर और बाहर तेजी से फैल जाएगी, जिसका मतलब था कि झू मिंगलांग, जो पहले से ही तूफान की आंख में था, जल्द ही अपने साथी छात्रों का ध्यान केंद्रित हो जाएगा। आखिरकार एक ड्रैगन शेपर्ड छात्र के रूप में ड्रैगन जनरल लेवल एजियो ड्रैगन का मालिक होना बहुत दुर्लभ था। इसके अलावा अफवाहों के अचानक फैलने के कारण झू मिंगलैंग नाम पैट्रिक ड्रैगन शहर में घूमता रहेगा। झू मिंगलैंग ने छात्रों के जाने का इंतजार किया और ऐसा लगा कि वह स्कूल वापस जा रहा है। असल में वह चुपके से उस व्यक्ति का पीछा कर रहा था जिसकी आत्मा को उसने बुरी तरह से घायल कर दिया था। वह व्यक्ति कैंडल ड्रैगन का मालिक था। झू मिंगलैंग इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था,
न ही उनके बीच कोई बातचीत हुई थी। झू मिंगलैंग अभी भी यह समझना चाहता था कि उसे मारने का उसका इरादा इतना मजबूत क्यों था। वास्तव में कुलीन सज्जन येन याओजू और चेन लीलुओ बहुत ही मुखर थे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य उसे पैत्रिक ड्रैगन सिटी स्टेट से बाहर निकालना था। जो वास्तव में उसे मरवाना चाहता था वह यही व्यक्ति था। पूरे रास्ते उसका पीछा करते हुए झू मिंगलैंग ने अपने निशान छिपाने में कुछ उपलब्धियां हासिल की, जो उन लोगों का पीछा करने से मिली थी जिन्हें वह खतरा समझता था। आखिरकार उस समय बहुत से लोग थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। झू मिंगलांग ने पाया कि सेनेटोरियम भेजे जाने के बाद इस व्यक्ति ने लंबे समय तक आराम नहीं किया, बल्कि कुछ भारी शरीर के साथ अधीरता से अकादमी छोड़ दी। झू मिंगलैंग ने विशेष पूछताछ की और पता चला कि उस आदमी का नाम लेई फेइमिंग था, एक कम प्रोफाइल वाला ड्रैगन शेपर्ड, जिसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि नहीं थी, जो अक्सर खुद को बाहर ही शांत रखता था और अकादमी में ज्यादा समय नहीं बिताता था। इस व्यक्ति का निवास ड्रैगन सिटी स्टेट में था, जो राज्य के भीतर ही था। दीवार। झू मिंगलैंग ने उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा। पाया कि वह अकेला रहता था। आंगन में लगभग घास फूस उगाए थे और शायद ही कभी उनकी देखभाल की जाती थी। पूरी रात बाहर पहरा देने के बाद झू मिंगलैंग ने पाया कि वह किसी और के संपर्क में नहीं था। अपने दिल में भ्रम को दबाने में असमर्थ झू मिंगलांग फिर भी उस आदमी के घर में घुस गया। लेई फैमिंग पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। उसकी आत्मा घायल हो गई थी और उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। किसी दूसरे ड्रैगन साथी के बिना वह अपने जीवन काल में कभी भी ड्रैगन शेपर्ड नहीं बन पाएगा। अपने घर के आसपास भटकने के बाद झू मिंगलांग ने अंततः आगे की जांच छोड़ दी। वास्तव में ऐसी संभावना थी कि यह व्यक्ति लुओ शियाओ का मोहरा था, जो ड्रैगन टैमिंग अकादमी और पैत्रिक ड्रैगन सिटी स्टेट के पास नहीं जा सकता था। इसलिए वह अपने पास ही छिपा रहा, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में। झू मिंगलांग को उम्मीद थी कि वह अपने घर में छिपे लुओ जियो को पकड़ लेगा, लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। हालांकि झू मिंगलांग को सबसे ज्यादा झटका घर के अंदर लगा। यह एक ही व्यक्ति के अनगिनत चित्रों से भरा हुआ था। स्याही से बने चित्र और रंगीन स्याही से बने चित्र, ये सभी 9 शहरों में स्थापित मूर्तियों के अनुरूप थे। अध्याय 65। ली युंजी की मूर्तियां और चित्र। यह अज्ञात है कि उन्हें मास्टर ने तैयार किया था, उन्होंने किस जादुई ड्रैगन शहर में लोगों को आश्चर्यचकित किया था और कई युवा पुरुषों की वसंतकालीन कल्पना की थी। यहाँ तक कि लुओ सियाओ जैसे चित्र थे। कल्पना वाले जुनूनी लोगों के रिश्तेदारों का भी जन्म हुआ। लेई फैमिंग उनसे एक ही बात, उन लोगों के विपरीत जो केवल अपनी जिज्ञासा और कल्पनाओं को करते थे, उनके द्वारा संग्रहित प्रत्येक चित्र गरिमामय और पवित्र था, एक शीतल और निष्कलंक शास्त्रीय विश्वास की तरह, जो बाजार में घूमने वाले उनकथानीय संस्करण से अनुपयुक्त था। ये स्पष्ट था कि लेई फेइमिंग ने अपने हृदय में किसी को सर्वोच्च आस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके साथ ही उनकी इनसाइड मर्डर की साजिश रचने लगी। उसके जान बाक्सने के बाद, जो अब एक उम्रदराज बूढ़े आदमी में प्यादे हो गया था, झू मिंगलांग के कमरे से बाहर निकला और एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। इस शहर राज्य में ऐसे और कितने लोग थे। इससे जुंग मिंगंग को जियांजिया की एक पंक्ति याद आती है, तथाकथित गेर पानी के दूसरी तरफ है, मैं धारा के साथ उसका पीछा करता हूँ, रास्ता अवरुद्ध और वहन करता हूँ। लीयुंजी द्वारा वुटू विद्रोह को देखने के बाद झू मिंग को एहसास हुआ कि वह अपनी कल्पना से भी अधिक चरम पर थी, और अपमान को सहने और खुद को फिर से बनाने की क्षमता ने ड्रैगन सिटी के अंदर अपनी स्थिति को ऊंचा कर दिया कर था। चाहत वेली यूनर्जी के असली दुश्मन थे या वे लोग जो अप्राप्य प्रेम से घृणा पालते थे। झू मिंगलांग का पता था कि वे सभी उसके पीछे पड़ेंगे। इनमें से कुछ निश्चित रूप से कुछ शक्तिशाली व्यक्ति थे जो सिर्फ लेई फैमिंग और उनके पीक कैंडल ड्रैगन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जब तक लिटिल व्हाइट क्यू वयस्क नहीं हो जाता, मुझे इन विषी नुकीली दांतों से सावधान रहना होगा। पागलपन के बावजूद किसी को भी अपना एटीएम कभी कम नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब आज के बाद से और भी अधिक लोग उस पर नजर डालें। रात की गहराई और शांति थी जब उगे हुए आंगन में बर्फ जमने लगी और जलीय फन से अनमोल तालाब पर धीरे धीरे बर्फ की परत जमने लगी। अचानक एक असामान्य हवा बही और तालाब की बर्फ टूट गई, जिससे एक के बाद एक चट्टानें दिखने लगी। कमरे में मंद रोशनी और केवल पास की स्टेट वॉल पर स्थित टावरों से ही फर्नीचर, स्क्रीन और अंदर की झलक दिखाई दे रही थी। औद्योगिक चावल बंद था, लेकिन दीवार पर लगी पेंटिंग्स हवा के बिना ही फड़फड़ाने वाली थीं, जहां किताब के पन्ने पलटने जैसी आवाजें आती थीं। लेई फैमिंग ने गहरी नींद में अंधेरी दीवार पर बनी बड़ी पेंटिंग को देखा, जिसमें महिला की गौरवान्वित अंधेरे में भी मूर्ति की चमक बिखेरती रही थी। लेई फैमिंग ने अपनी नाव छोड़ी, संकेत दिया कि वह मतिभ्रम कर रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति कैनवास से नीचे तैर रहा है और उसकी ओर कदम बढ़ रहा है। स्वूश। पेंटिंग में सुंदरी के हाथों में तलवारें थीं और बिना किसी चेतावनी के उसने उसे आगे बढ़ाया और ढेर से भरी तलवारें लेई फैमिंग के गले में जा लगी। लेई फैमिंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दावे से बनी प्राकृतिक पेंटिंग से जीवित हो गया था, न ही उसने ये स्वीकार किया कि उसके आराध्य देवता ने उसे तलवारों से मारा था।
जैसे ही उसके गले से खून निकला और उसकी आंखों में सदमा भर गया, यहाँ तक कि उसके अंतिम चित्र में भी उसे यह समझ में नहीं आया कि उसकी सामूहिक रचना में शुद्ध और पवित्र महिला के द्वारा उसे क्यों मारा गया था रह रहा है। छायादार शिखर ने ढलानों की ओर झुकी हुई ढाल, उसकी सुंदर चोटी धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकती हुई आई, लेकिन जैसे ही वह विशाल कैंसस में वापस आए, वह शिखर की ओर मुड़ती हुई ढालों की तरह पिघलती गई, धीरे 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 सफेद कैंसस पर ढलती हुई। रात शांति थी, होटल वीरान था और घर के अंदर की तस्वीरें फड़फड़ाना बंद कर मूल शांति में लौट आई थी। लेई फेइमी खून में लामा गया था, जो सय के साथ मगरिब पर छूट गया था। मिंगलान ड्रैगन टैमिंग अकादमी वापस लौटकर रिजर्व ड्रैगन स्टोरेज हॉल की ओर गई, जहां उसने पाया कि युवा ड्रैगन अच्छी तरह से ठीक हो गया था। वह हॉल में अन्य किशोर दृश्यों का पीछा कर रही थी। जुंगल मिंगान को देखने के लिए ड्रैगन का बच्चा, जो अभी तक उड़ान भर नहीं पाया था, स्थिर व्यवहार को उसकी ओर दौड़ते हुए दर्शाया गया है। मैंने अभी तक आपका नाम नहीं रखा है, झू मिंगलांग ने कहा। वुफ वुफ, यंग ड्रैगन को समझ में आ गया। वह झू मिंगलांग की ओर से बड़ी संख्या में दृश्य देखने की उम्मीद कर रहा था। ग्रीनी, वुफ वुफ, मूंगदा, वुफ वुफ वुफ। युवा ड्रैगन को रोने का मन हुआ। मानव जाति को कोई महत्व नहीं मिला, उसे लगा कि ये नाम भयानक लग रहे हैं। किंग जुओ, नाम एक थकाऊ काम है और आखिरकार नाम बस एक लेबल है। इन तीन में से एक चुने। ग्रीनी, मूंग बीन, किंग जुओ, झू मिंगलंग ने छोटे जीव से कहा। छोटी ड्रैगन ने अपनी छोटी पुतलियां खुला, जो उसकी मां की तरह ही थी, उनकी हरी पुतलियां क्लिंच से भरी हुई थीं। बच्चों के साथ इस तरह की बदमाशी मामले में चुनाव में शामिल होने की जरूरत थी। ठीक है, किंग जू ही है। अगर आप बाद में कायापलट से गांवते हो और नीले या भूरे रंग में बदल जाते हो, तो हम तीर्थयात्री का नाम जादुई ब्लू जू या पर्पल जुओ रख देंगे। झूंगलांग ने युवा ड्रैगन को कहा। चुने गए नाम से मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाओ, बिना नहीं रह सके। अभी के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में नानमू को प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए आप जल्दी से बढ़ने और स्वस्थ होने के लिए कुछ फल खाएंगे, झू मिंगलांग ने आगे कहा। युवक ने आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया और बड़े काले दांत और छोटी सफेद कुई को देखा। जुंगल मिंगांग ने अपना परिचय दिया और जल्द ही अपने आत्मिक क्षेत्र में थरी ड्रैगन एक ही समय में अपना असंतोष व्यक्त करने लगे। इससे अधिक गुरु आवेदन क्या हो सकता है? क्या उन्हें नाम शीर्षक में थोड़ा दिल नहीं लगा था? यदि वह भविष्य में परिवार के और सदस्यों को शामिल करता है तो क्या वह सभी अलग अलग रंगों के सेट को पूरा करेगा? असल में झू मिंगलांग के मन में ऐसी ही योजना थी। उन्होंने लाल, नीले, पीले और अन्य रंगों के ड्रैगन को जोड़ने को प्राथमिकता दी थी और अपने ड्रैगन के लिए एक व्यवस्थित और पूर्ण नाम रखने की आकांक्षा रखी थी। हालांकि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी थी। नए स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट खोलने के लिए उसे कुछ दुर्लभ स्वर्गीय सार और सांसारिक वैभव की आवश्यकता होगी, और पैत्रिक ड्रैगन सिटी जैसी जगह में कोई भी खजाना जो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकता है, उस पर जमकर बोली लगाई जाएगी। अब जबकि बाईक्यू ने अपने एजोर ड्रैगन मिस्टिक को स्वयं ही जागृत कर लिया था, झू मिंगलांग को अब महंगी ड्रैगन बॉलर्स खरीदने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। किंग जुओ की मां की ओर से अभी भी गुजारा भत्ता की एक बड़ी राशि थी, जिसका उपयोग बाईक्वी के विकास में तेजी लाने के लिए किया जा सकता था ताकि वह जल्दी से वयस्कता तक पहुंच सके और छोटी किंग जुओ का उचित ढंग से पालन पोषण किया जा सके। यहां तक कि श्रीवू को भी लगा कि लिटिल किंग जुओ असाधारण था और इसकी ताकत निश्चित रूप से देखने लायक थी। यदि वह थोड़े समय में अपने समूह में एक और ड्रैगन जोड़ सकता है, तो वह सक्रिय रूप से लुओ जियो की तलाश कर सकता है और इस घातक ट्यूमर से निपट सकता है। के बेई की हत्या और डुआन लैन को गंभीर रूप से घायल करना, झू मिंगलांग इन शिकायतों को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। अपने घर वापस लौटते समय वह बांस के जंगल से होकर गुजरा जो पूरे साल सदाबहार रहता था। ठंडी रात में लंबे और पतले बांस धीरे धीरे हिल रहे थे, कभी कभी हल्की सरसराहट की आवाजें निकाल रहे थे जो आत्मा को सुकून दे रही थी। बांस के जंगल की आवाज मन को सबसे ज्यादा सुकून देती थी और झू मिंगलांग को भी बांस का जंगल पसंद था। newv.com पर नवीनतम नॉवेल्स पढ़ें। जंगल में एक अकेला मंडप था जिस पर एक देखने का मंच था। झू मिंगलांग के नजरिए से वह मंच पर लालटेन की गर्म रोशनी को ही देख पा रहा था। लालटेन की रोशनी में एक सुंदर महिला ब्रश पकड़े हुए सुंदर ढंग से पेंटिंग कर रही थी। बांस, लालटेन की रोशनी और सुंदरता ने कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों की रात को अचानक उज्ज्वल और गर्म बना दिया, मानो उसमें अवर्णनीय मात्रा में रंग भर गया हो। झू मिंगलांग बांस के जंगल में रास्ते पर खड़ा था, उसकी निगाह कुछ देर तक लचीले बांसों पर टिकी रही। रात में पेंटिंग। उसके मन में एक छोटी सी पहेली उठी, लेकिन आगे सोचने पर लगा कि शायद वह केवल अभ्यास कर रही थी और उसका इरादा घने काले बांस के जंगल को चित्रित करने का नहीं था। झू मिंगलांग ने महिला की कलात्मक लीनता में कोई बाधा नहीं डाली और आगे चलना जारी रखा। वह वास्तव में उसे थोड़ा बहुत जानता था। उसी दोपहर वह उसके साथ पारस्परिक स्नेह के कार्य में शामिल हुई थी। उसने सुना था कि नानलिंगशा ड्रैगन टैमिंग अकादमी में चित्रकारों में से एक थी। अब यहाँ उसकी पेंटिंग देखकर झू मिंगलैंग को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा।
जब तक कि वह कोई विचित्र अनुष्ठानिक चित्र नहीं बना रही थी और उसमें उसका नाम जोड़कर उसे कोस नहीं रही थी। वह बिना देखे ही अपने रास्ते पर तेजी से चल पड़ा, जैसे कोई विद्वान रात में चल रहा हो और अचानक उसे सड़क के किनारे एक सुंदर आकृति दिखाई दे। ये सोचकर कि जीवन में ऐसे संयोग बहुत कम मिलते हैं और अक्सर अच्छे संकेत नहीं होते, उसने ऐसा अभिनय करना चुना जैसे वह अंधा हो। लेकिन नान लिंगशा ने झू मिंगलैंग को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली है, अपना ब्रश नीचे रख दिया है और झू मिंगलैंग की पीछे हटी हुई आकृति को दूर से देख रही है। उसकी स्पष्ट सुंदर आंखों में कोई लहर नहीं थी, जिससे उसकी आंतरिक भावनाओं को समझना असंभव हो गया। जैसे ही झू मिंगलैंग जाने वाला था, अचानक हरे रंग के पिल्ले जैसा दिखने वाला एक छोटा सा जीव झू मिंगलैंग की दिशा से बाहर आया, बांस के जंगल से गुजरा और तेजी से उस मंच पर कूद गया जहां नान लिंगशा थी। हरे रंग की ऊर्ध्वाधर पुतलियों वाले छोटे ड्रैगन ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को ध्यान से देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार न करे। फिर उसने आत्मविश्वास से पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए नीले हरे रंग के रंग को चाटना शुरू कर दिया। ये रंगद्रव्य स्पष्ट रूप से असली स्याही नहीं था, बल्कि एक तरह का पत्ती का अर्थ था। इससे एक अनोखी खुशबू निकलती थी और इसका रंग भी बहुत खास था। रंग रोगन एक पंक्ति में बड़े करीने से व्यवस्थित थे, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग रंग थे, लेकिन नीले हरे पत्तों का अर्क इस छोटे जीव का पसंदीदा था। एक बार फिर ड्रैगन ने अपना सिर उठाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोमल और सुंदर मानव बड़ी बहन उस पर हमला नहीं करेगी, और फिर उसने बिना किसी चिंता के पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए रंग रोगन को चाट लिया। धप 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 सीढ़ियों के किनारे से कदमों की आवाज आई। झू मिंगलांग ने आवाज का पीछा किया और देखा कि लिटिल किंग जुओ किसी का पेंटिंग पिगमेंट पी रहा था, जिससे उसका चेहरा निराशा से काला हो गया। बाईची को अमृत पीना पसंद था। बिग ब्लैक टूथ को वसायुक्त मांस बहुत पसंद था। और तुम, नन्हे, फैंसी पेंट पिगमेंट, ये कैसा स्वाद है। ये वास्तव में एक ड्रैगन शेपर्ड के लिए परेशान करने वाली बात थी। क्षमा करें, झू मिंगलांग ने अजीब तरीके से माफी मांगी और आगे बढ़कर उस शरारती छोटे जीव को उठा लिया। ये नानमू जूस है, इसे पीने दो, नान लिंगशा ने उदासीनता से कहा। जूस? झू मिंगलांग को आश्चर्य हुआ और वह सूंघने के लिए झुका। वास्तव में इसमें सुगंधित लकड़ी की गंध थी, लेकिन ये सुखद और स्वादिष्ट होने से बहुत दूर थी। ये ड्रैगन कहाँ से आया? नान लिंगशा ने पूछा। जंगल से, उत्तर की ओर, जहां प्राचीन चीड़ का जंगल है, वहां एक ड्रैगन क्लिफ है, झू मिंगलांग ने जवाब दिया। क्या आप इस ड्रैगन को पहचानते हैं? इसकी जीवन योजना मेरे लिए थोड़ी उलझन भरी है, और किताबों में इसके वंश या प्रजाति के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। चूंकि नान लिंगशा नान परिवार की युवा महिला थी, इसलिए वह ड्रैगन से अपरिचित नहीं थी। छोटा किंगजुओ न तो ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन था और न ही फॉरेस्ट जायंट ड्रैगन, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उस परिवार के पेड़ से संबंधित था। झू मिंगलैंग ने मिस्टर वू से पूछा था, लेकिन उन्होंने भी उसे नान परिवार से किसी से पूछने के लिए कहा था। झू मिंगलांग ने नान ये से पूछा था, जो कुछ भी नहीं जानती थी, और अब जब वह नान लिंगशा से मिला था, चाहे संयोग से या नहीं, उसे उम्मीद थी कि वह उसकी उलझन को दूर करने में मदद कर सकती है। अध्याय 66 दिव्य हरा पवित्र ड्रैगन। नान लिंगशा ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे कबीले का कोई भी व्यक्ति हथियार देखेगा, तो अपने काम के लिए जवाबदेह दोषी ठहराएगा। मैं, जुंगल मिंगांग पूरी तरह से हैरान करने वाला था। ड्रैगन की जिम्मेदारी लेने का नेन परिवार से क्या संबंध था? वन ड्रैगन कबीले की उत्पत्ति प्राचीन दिव्य लकड़ी पवित्र आत्मा से हुई है और वन विशाल ड्रैगन के साथ संयोजन करने के बाद हमारे कबीले का जन्म हुआ। वन ड्रैगन कबीले में से कुछ ही प्राचीन दिव्य लकड़ी पवित्र आत्मा के वंश को विरासत में मिला है और उनमें से लगभग सभी विशाल ड्रैगन हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा हो जाए, तो दिव्य व पवित्र ड्रैगन वन ड्रैगन कबीले का प्रमुख बन जाएगा। क्षमा करें, नान लिंगशा ने कहा। दिव्य हरा पवित्र ड्रैगन, इसका नाम ही इसकी अलग अलग व्याख्या है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाफेन के बाद छोटे बच्चे का खून नीला हो गया और उसके पुराने रंग के स्पिरिटवुड के छात्र बदल गए। अगर ठीक है, मुंह और नाक नहीं है, जो स्पष्ट रूप से एक जीवित प्राणी की विशेषताएं हैं, तो झू मिंगलैंग को लग सकता है कि छोटा बच्चा एक वास्तविक लकड़ी के ड्रैगन में बदल रहा है। वह वास्तव में एक ड्रैगन शेफर्ड जीनियस था, जिसने एक और रेटिंग की पहचान की थी। लेकिन नान लिंगशा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वे शब्द 2 बार क्यों? अफसोस की क्या बात है? जुंगल मिंग ने पूछा। उसके दिल की खुशी को मुश्किल था। मैं इसके अत्यंत अलौकिक आभा को महसूस कर सकता हूँ। संभावित रूप से इसके जन्म और विकास के महत्वपूर्ण चरण के दौरान इसे गंभीर चोट लगी होगी। भला ही यह भविष्य में अपने चरम पर पहुंच जाए, लेकिन इसके लिए दिव्य हरे पवित्र ड्रैगन की वास्तविक शक्ति को प्रकट होना कठिन होगा, नान लिंगशा ने कहा। यह, झू मिंगलांग ने अनासक्त मानसिकता दी। यह एक विकलांग ड्रैगन था, जो जीवन भर के लिए विकलांगता ही बना रहा है। में श्री वू ने उन्हें यह भी बताया था, यही कारण था कि उन्होंने झू मिंगला को स्पिरिट चैनल के शो से वास्तव में उपयोग करने के लिए इतना सीक लॉन्च दिया था। स्वर से, भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है।
यहाँ तक कि एक अयोग्य ड्रैगन भी जब पाला जाता है तो किसी भी अन्य वन ड्रैगन से कहीं बेहतर होगा। शायद एक भाग्यशाली मुलाकात एक दिन लिल किंगजुओ के बचपन की दवा ठीक हो सकती है। नन्हा किंगजुओ दोनों के बीच की बातचीत से बेपरवाह लग रहा था। उसने अनादिपन से अपने पंजों से नानामू सफाई की बोतल को पकड़ लिया था और उससे बातचीत साफ करने की कोशिश कर रही थी। अचानक दुबले पतले शरीर ने अपना संतुलन खो दिया और पीछे की ओर उड़ गया, जिससे बांस की सारी बोतलें गिर गईं। मिंगलांग के पास हस्तक्षेप करने का समय नहीं था और जैसे ही वह छोटे बच्चे की तरह रंग बिरंगी आकृतियों को गिराने वाला था, अंदर की झलक ने उसे नष्ट कर दिया। बांस की बोतलें आपके जीवित हो उठती हुई हवा में तैरने जैसी दिखती हैं। काली चमक, सिंदूरी झील, नीली चमक, पानी जैसी झील और गुलाबी बादलों की झील, दीपक की रोशनी में रेशम की तरह की झलक थी, जो उनके बगल में इस झील की चोटी और सुंदर प्राकृतिक सुंदरता के चारों ओर उगी हुई थी। भारी घाट के तार को गिराए जाने के बावजूद एक भी बूंद गिरी या बिखरी नहीं। नानलिंगशा इन साधारण बीच खड़ी थी, एक पेंट अमर की तरह अलौकिक और सुंदरता से सुरम्य, जो नश्वर दुनिया में थी। सेंट ड्रैगन ने एक खाली बांस की बोतल ग्रीन पलट दी थी और उनके मुकाबले से एक सुखद ध्वनि उत्पन्न हुई। माफी चाहता हूँ, झू मिंगलांग ने अपनी दृष्टि हटा ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह समय स्थिर हो जाने के लिए माफी मांग रही थी या लिलेजियो ड्रैगन ने अपनी आकृति गिरा दी थी और जल्दी से टूटी हुई बोतलें जमीन पर सीधी कर दी गईं। नानलिंगशा ने बांस की बोतलों को देखा और फिर से उनके बुलबुले को वापस कर दिया, जैसे कि स्प्रिंग रेशम के टैंटू, हर रेशा वापस अंदर गिर रही हो। उसकी लंबाई जो और चमकदार थी, धीरे धीरे उसकी लाल चमक वापस आ गई। नानलिंगशा ने कहा, मैं अभी भी यहाँ पेंटिंग का अभ्यास कर रहा हूँ। रात की गहराई हो गई है और हवा घूम रही है, मेरी महिला को अपना निजी रखना चाहिए, झू मिंगलांग ने रिकॉर्ड से कहा। फिर लिल किंग जुओ को उठाया गया जो अभी भी कहीं रुका हुआ था और स्ट्रेंथ की ओर चल दिया। नानलिंगशा ने शांत भाव से उत्तर दिया, उसकी दृष्टि अब उसके सामने लंबी लंबी पेंटिंग पर नहीं थी। जुंगल मियांग जी के ऊपर और नीचे उतरने वाला ही था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ा और बोला, वैसे युजी किनारा, यह नानमू कहाँ से मिला? मैं नानलिंगशा हूँ। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। झू मिंगलांग ने मन ही मन खुद को एक लेवल लास्ट अमेरिकन मारा। सच कहा जाए तो झूंगलैंग ने सोचा था कि नानलिंगशा अभी भी एक नाटक के पात्र में था, क्योंकि रात में जब भी उसने मुझे देखा था तो उसका व्यवहार शांत हो गया था, साथ ही ठंडक का स्पर्श भी हुआ था। और उनके पिछले साक्षात्कार में झू मिंगल को ऐसा महसूस हुआ कि मानो नानलिंगशा जून में तूफान की तरह था। लेकिन अब उसने सब कुछ त्याग दिया था और अच्छा ही वह कोमल और शांत दिख रहा था। उसके पहियों में एक अहंकार और शीतलता थी। वह अब ली यूनजी जैसी नहीं दिख रही थी और झू मिंगलांग को लगा कि वह वास्तव में उसका असली रूप था। नानमू के बारे में प्रोटोटाइप में शर्मिंदगी महसूस करते हुए झुंगल म्यांग अपने अंतिम पूरे लिलेजियो ड्रैगन के साथ जल्दी से वहां से चला गया। ईश्वर और नश्वरता की अलग अलग शक्तियां, यह एक ही व्यक्ति नहीं हो सकती, झू मिंगलांग ने बांस के जंगल से बाहर अरेस्ट के बाद खुद से कहा। सच कहूं तो झू मिंगलांग को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसने ली यूनजी से मिल चुका है। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार ली यूनजी को देखा था तो उसकी कुछ बातें उसे हैरान कर देने वाली थी। उसने तो यहाँ तक सोचा था कि शायद उसे कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। ली यूनजी की दिव्य और नश्वर शक्तियां और नानलिंगशा द्वारा अभी प्रदर्शित की गई शक्तियां पूरी तरह से अलग थीं। एक व्यक्ति के लिए दो प्रकार की दिव्य और नश्वर विशेषताएं होना असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे एक भगवान और नश्वर ड्रैगन शेपर्ड नहीं हो सकते। अगर दोनों की संभावना हो तो एक को त्याग दिया जाना चाहिए। फिर विवरणों के बारे में ध्यान से सोचने पर झू मिंगलांग को लगा कि नानलिंगशा और ली यूनजी के व्यवहार में अभी भी कई अंतर हैं। नानलिंगशा और ली यूनजी के व्यवहार में अभी भी कई अंतर हैं। लिंगशा के शब्द नर्म थे, फिर भी उनमें एक निश्चित निर्णायकता थी, जबकि ली यूनजी का स्वर ठंडा और उदासीन था। लेकिन फिर भी रात में नानलिंगशा और दिन में नानलिंगशा दो अलग अलग लोगों की तरह लग रहे थे। शायद ये जून की बारिश की अप्रत्याशित प्रकृति है। NoVALN.com पर नई कहानियां पढ़ें। पहली नज़र में प्यार होने के परिदृश्य के साथ खेलने के समझौते का क्या हुआ? दूसरों की अनुपस्थिति में और रात के आसमान के नीचे उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं बताया कि नानमू जूस कहाँ मिलेगा। कुछ दिन पहले झू मिंगलैंग ने फैंग नेनियन से नानमू जूस खोजने में मदद करने के लिए कहा था। वहाँ अच्छा अमृत उपलब्ध था, लेकिन ये पता चला कि पूरे पैट्रिक ड्रैगन शहर राज्य में बहुत अधिक नानमू नहीं था। इसलिए जब उसने आखिरकार नानलिंगशा को स्याही बनाने के लिए नानमू का उपयोग करते हुए देखा तो यह एक दुर्लभ दृश्य था। कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर पूछूंगा। शायद बहुत देर हो चुकी थी और नानलिंगशा को अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना था। जल्दी उठने से व्यक्ति में प्रबल ऊर्जा का संचार हो सकता है। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर फैली हुई थी, हवा में ठंडी धुंध छाई हुई थी, लेकिन ये झू मिंगलांग के अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयास जारी रखने के उत्साह को कम नहीं कर सका। उन्होंने कुछ संक्षिप्त योजनाएं बनाई।
बाईक्यू की वयस्कता एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। बिना किसी दुर्घटना के बाईक्यू की शक्ति परिपक्वता पर कम से कम ड्रैगन लॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती थी। लुओ जियाओ, जो इतना घमंडी और अहंकारी था, ड्रैगन लॉर्ड के सामने सिर्फ गंदगी से कम नहीं था। ली यंग के प्रति उनके रवैये से यह पता चल सकता है, जो संभवतः ड्रैगन लॉर्ड की ताकतवर हस्ती थे। किताबों में कहा गया है कि आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन को अपने किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था तक बढ़ने में लगभग 1 साल लगता है। अब जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत है, तो यह अवधि घटकर सिर्फ 8 महीने रह सकती है। अगर मैं और भी संगत सांसारिक खजाने ढूंढ लूं और उसे और भी बेहतर अमृत खिलाऊं, तो इसमें सिर्फ आधा साल लग सकता है। आधे साल में मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। इसके बाद बिग ब्लैक टूथ का विकास है। अपने शक्तिशाली सिल्वरसियान ड्रैगन कवच के साथ, बिग ब्लैक टूथ निचले स्तर के ड्रैगन जनरलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन झू मिंगलैंग को अभी भी उम्मीद थी कि वह ड्रैगन जनरल स्तर तक आगे बढ़ सकता है। फिर ड्रैगन कवच के साथ लुओ जियाओ के गोल्ड प्लेटेड फायर ड्रैगन का द्वंद्व युद्ध में सामना करना कोई समस्या नहीं होगी। सोल बीड्स और ड्रैगन बॉलर्स बेहतरीन सहायक हैं, अब वह उन्हें खरीदने में सक्षम हो जाएगा। बेशक, ड्रैगन कवच को मजबूत करने के लिए बेहतर सामग्री इकट्ठा करना बिग ब्लैक टूथ को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। जहां तक दिव्य हरे पवित्र ड्रैगन की है, तो उसकी क्षमता काफी महत्वपूर्ण बात थी। अगर इसे रॉक से नीचे नहीं फेंका गया होता, तो वयस्क होने पर यह शायद आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन से कमतर नहीं होता। मुझे भी यथाशीघ्र नानमू को शामिल करना चाहिए, उसे और अधिक खेलना चाहिए, और यहां तक कि एक विकलांग ड्रैगन भी उन हाइब्रिड ड्रैगन को कुचलने के लिए तैयार होगा। अध्याय 67। कक्षाओं में भाग लेने की अच्छी आदत को बनाए रखते हुए झू मिंगलांग अब एक विद्वान व्यक्ति बनना चाहता था। आज की कक्षा में अतुलनीय रूप से सुंदर शिक्षिका बाय यीशु ने पढ़ाया और झू मिंगलांग ने पाया कि आज की सहपाठी अधिकतर लड़कियां थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ली चुवान अकादमी में सबसे सुंदर शिक्षक थे, उनका आकर्षण और प्रभाव उनके अपने से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। कक्षा के अंत में शिक्षक ने गृह कार्य दिया। ये कार्य अकेले शिक्षक बाय यीशु द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था, बल्कि इसे संपूर्ण ली चुवान ड्रैगन टैमिंग अकादमी द्वारा एक सामूहिक मिशन के रूप में वितरित किया गया था। चूंकि यह अनिवार्य था, इसलिए मूलतः प्रत्येक ड्रैगन शेपर्ड को इसमें भाग लेना आवश्यक था, और निश्चित रूप से इस मिशन के लिए अकादमी के पुरस्कार भी बहुत अधिक थे। बिग ब्लैक टूथ एक पेटू था। अकादमी का अपना खेत था, जहां झू मिंगलैंग आया था। हाल ही में कुछ ड्रैगन शेपर्ड ने कई जंगली काले सुअरों को पकड़ लिया था और उन्हें खेत में कैद कर दिया था, जहां उन्हें अकादमिक क्रेडिट के लिए बदला जा सकता था। चूंकि काला सुअर बिग ब्लैक टूथ का पसंदीदा था और इस सर्दी के मौसम में बाहर काले सुअरों की कीमत 3 गुना बढ़ गई थी, अपने भविष्य में बढ़ते खर्चों को देखते हुए झू मिंगलैंग ने स्वाभाविक रूप से बिग ब्लैक टूथ के भोजन के बदले अकादमिक क्रेडिट का उपयोग करने को प्राथमिकता दी। सभी सदस्यों के मिशन के लिए अकादमिक क्रेडिट पुरस्कार काफी उदार थे, और कई छात्रों ने इसके बारे में सुनकर पहले से ही इसके लिए तैयारी कर ली थी। अगर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते, तो उन्हें अकादमी सम्मान भी मिल सकता था। अकादमी के सम्मान और पुरस्कार बहुत आकर्षक थे, जिनमें युवा ड्रैगन, सोल बीड्स, ड्रैगन बॉलर्स, स्पिरिट फ्रूट्स, मैजिक डायमंड्स, विभिन्न लाशें और बहुत कुछ शामिल थे। इस बार अकादमी एक उत्कृष्ट छात्र को आध्यात्मिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। दायरे का फल। मुझे लगता है कि कुछ छात्र जिन्होंने हाल ही में ड्रैगन शेपर्ड आध्यात्मिक डोमेन में प्रवेश किया है, वे नहीं जानते होंगे कि आध्यात्मिक दायरे का फल किस लिए है ना? शिक्षक बाय यीशु ने छात्रों की ओर देखते हुए कहा। वास्तव में झू मिंगलांग सहित कई छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। शिक्षिका बाय यीशु ने झू मिंगलांग पर नजर डाली। हाँ, तुम क्या दिखावा कर रहे हो, एक नौसिखिया ड्रैगन शेपर्ड? क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे फ्लाइंग बर्ड स्यूडो ड्रैगन से गिरा दिया था? अपनी आंतरिक शिकायतों के बावजूद शिक्षक बाय यीशु ने फिर भी धैर्यपूर्वक छात्रों को समझाया। आध्यात्मिक क्षेत्रफल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आध्यात्मिक क्षेत्र को बढ़ाता है। इसका सीधा प्रभाव यह है कि यह आपको एक और आध्यात्मिक अनुबंध जोड़ने की अनुमति देता है, अन्य प्रभाव व्यक्ति के अवशोषण पर निर्भर करते हैं। झू मिंगलांग की आंखें तुरंत चमक उठीं। आध्यात्मिक क्षेत्रफल न खरीद पाने की चिंता में, और चूंकि लिटिल किंग झुओ ने तीसरा स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, इसलिए झू मिंगलैंग के पास अब कोई अतिरिक्त स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। भले ही भविष्य में उसे कोई अच्छा किशोर स्पिरिट ड्रैगन स्प्राउट मिले, लेकिन वह स्पिरिट बॉन्ड स्थापित नहीं कर पाएगा। NoVL by N.com पर नवीनतम कहानियों का अनुसरण करें। भविष्य में चाहे कितने भी ड्रैगन हो, एक अतिरिक्त स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट रखना हमेशा सबसे अच्छा होता है। ड्रैगन टैमिंग अकादमी वास्तव में एक ड्रैगन टैमिंग अकादमी थी। वार्षिक शैक्षणिक पुरस्कार के रूप में आध्यात्मिक क्षेत्रफल की पेशकश, एक ऐसी वस्तु जिसे शहर राज्यों के प्रमुख परिवार भी देने में अनिच्छुक थे, उसे अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा था। अन्य छात्राएं भी रोमांचित थीं। अकादमी के पुरस्कार हमेशा वर्ष की सबसे प्रतीक्षित घटना होते थे और इससे छात्राओं को कभी निराशा नहीं होती थी। शिक्षक बाय यीशु ने आगे कहा, बेशक ये सभी सदस्यों का मिशन कठिनाइयों से रहित नहीं है।
मिशन सूची लिखी गई थी, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन शिक्षक बाय यीशु ने अपनी कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ इस मिशन की बारीकियों पर चर्चा करने का अवसर लिया। सर्दियों में, जब सभी चीजें मुरझा जाती हैं और समृद्ध होती हैं, तो कई जीव इस सफेद मौसम से हताश हो जाते हैं। लीचुवान नदी के ऊपर कई शहर, गांव और खानाबदोश समूह हैं, जिन्हें सर्दियों की शुरुआत के बाद कई राक्षसी आत्माओं द्वारा परेशान किया गया है और उन पर हमला किया गया है। पैट्रिक ड्रैगन सिटी में नान परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, ये राक्षस आत्माएं हमारे शहरों को तबाह कर रही हैं क्योंकि उनका नेतृत्व आध्यात्मिक बुद्धि वाली एक बहुत शक्तिशाली राक्षस आत्मा कर रही है। पहाड़ों और घास के मैदानों में भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके कई राक्षस जीव और राक्षस आत्माएं आध्यात्मिक बुद्धि वाली इस महान राक्षस आत्मा की श्रेणी में शामिल हो गई हैं, जो लगातार हमारे मानव शहरों को लूट रही हैं, जिनमें कई आदमखोर राक्षस और राक्षस आत्माएं भी शामिल हैं। अगर यह केवल मवेशियों को ले जाने का मामला होता तो हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब इसमें आदमखोर जीव शामिल हैं, तो हम स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकते। मनुष्यों को भोजन कराने के लिए ऐसे राक्षस किसी भी शहर राज्य में बेहद खतरनाक होते हैं, और ये राक्षस आत्माएं अक्सर बहुत चालाक होती हैं, जो मानव आबादी केंद्रों की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानती हैं। लीचुवान नदी के ऊपरी इलाकों में कई समृद्ध शहर हैं जो मूल रूप से युद्ध से अछूते हैं, और स्थानीय सैन्य बल अपेक्षाकृत छोटा है। अगर एक शक्तिशाली दानव आत्मा अचानक एक रात शहर की दीवारों में घुस जाए, तो खून से लथपथ नरसंहार हो सकता है। कुछ राक्षसी आत्माएं एक ही रात में 100 लोगों को खा सकती हैं। इस बार तो ये राक्षसों का एक समूह है जो लूटपाट कर रहा है, तथा इसमें एक दानव आत्मा कमांडर भी है। यदि राक्षस आत्माएं शहर पर आक्रमण करती हैं, तो यह निश्चित रूप से एक नरसंहार होगा, एक सचमुच भयानक अत्याचार। इसके अलावा, जबकि सेना युद्ध में कुशल है, वे अक्सर उन शक्तिशाली राक्षसी आत्माओं के खिलाफ असहाय होते हैं। चाहे वे कितने भी हों, अगर राक्षसी आत्माएं भाग जाएं तो सेना क्या कर सकती है? वे उनका पीछा कैसे कर सकते हैं? जहां तक पहाड़ों की खोज करने और उन्हें शिकार करने की बात है, तो यह एक पूर्ण कल्पना है। कुछ होशियार दानव आत्माएं उस मौके का फायदा उठा सकती हैं जब सेना शहर छोड़कर निहत्थे बस्तियों पर हमला कर देगी। एक बड़ी सेना के साथ भी वे केवल बचाव कर सकते हैं। सभी शहरों में ऊंची दीवारें नहीं होती हैं, न ही सभी नागरिक ऊंची दीवारों की सुरक्षा के भीतर रहते हैं। इसलिए राक्षस आत्माओं का सामना करते समय सेना काफी निष्क्रिय होती है। केवल ड्रैगन शेपर्ड ही इन उग्र राक्षस समूहों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। बेशक, हम शिक्षक भी विभिन्न प्रमुख शहरों में तैनात रहेंगे। आपका लक्ष्य उन राक्षसी आत्माओं और राक्षसी आत्माओं को खत्म करना है जो विभिन्न शहरों और गांवों के आसपास दुबके हुए हैं। राक्षसी आत्मा स्तर के लोगों को भड़काएं नहीं। यदि आप किसी से मिलते हैं तो तुरंत अपने अकादमी के गुरु को सूचित करें। अपनी ताकत को ज्यादा मत आंकिए और अपनी जान मत खोइए, शिक्षक बाय यीशु ने विशेष रूप से चेतावनी दी। ड्रैगन शेपर्ड होना हमेशा से ही एक खतरनाक पेशा रहा है। हर साल अभ्यास के लिए बाहर जाने वाले कई छात्र कभी वापस नहीं आते। ये पूरा मिशन किसी अकादमी की सफाई या नर्सिंग होम में बुजुर्गों को आराम देने के लिए जाना नहीं है। एक गलत कदम और व्यक्ति और ड्रैगन दोनों ही राक्षस समूह द्वारा खाए जा सकते हैं। इसलिए बाय यीशु ने छात्रों पर बार बार जोर दिया कि उन्हें जोड़े में यात्रा करनी चाहिए। केवल अभिनय करने से कोई श्रेय नहीं मिलेगा। झू मिंगलैंग ने शुरू में अकेले ही काम करने के बारे में सोचा था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ, वह निश्चित रूप से अकेले ही संकटों से निपट सकता था। हालांकि, ये देखकर कि साझेदारी करने का अनिवार्य नियम लागू किया गया था, उसने अचानक बुरा चेहरा बना लिया। ये नियम आंशिक रूप से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, तथा यह आशा भी थी कि मजबूत छात्र कमजोर छात्रों का नेतृत्व कर सकेंगे। तो फिर इस मिशन के लिए उन्हें अपना साझेदार किसे चुनना चाहिए? छात्रों में कुछ मजबूत लोग होने चाहिए थे, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। वे आमतौर पर बहुत घमंडी और अभिमानी थे, और वे अपने जैसे विनम्र और सौम्य व्यक्ति के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, एक सच्चे सज्जन व्यक्ति के साथ। वह अपने छात्रावास के कुछ लोगों को जानता था, लेकिन वे अभी तक ड्रैगन गेट भी पार नहीं कर पाए हैं। ट्रू ड्रैगन के बिना छात्रों के पास जाने की योग्यता भी नहीं है। उन्हें मन की शांति के साथ अकादमी में रहना चाहिए, सफाई करनी चाहिए और स्थानीय दादी नानी को उनके खोए हुए बिल्ली के बच्चे खोजने में मदद करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र से आत्मिक फल वह इसे पाने के लिए दृढ़ था, और उसे क्रेडिट की पूरी राशि अर्जित करने की आवश्यकता थी। ये सिर्फ एक साथी खोजने की समस्या है। जूनियर झू, एक शिष्ट वरिष्ठ बहन झू मिंगलान के चिंतित चेहरे को देखते हुए पास आई। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करने की पेशकश कर रहे हो? झू मिंगलान का दिल उछल पड़ा, और उसने जल्दी से पूछा। चुयानयान का उद्देश्य वास्तव में ऐसा नहीं था। वह बस ये जानना चाहती थी कि उस दिन झू मिंगलान के साथ नदी युद्ध के मैदान में जाने वाली महिला ली यूनजी थी या नहीं। गपशप व्यक्ति को सदैव जवान बनाए रखती है। चुयानयान को बस इसी में दिलचस्पी थी। अध्याय 68।
जूनियर झू, तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी टीम के मामलों की चिंता होती है ना? मैंने पहले ही कुछ अन्य सहपाठियों के साथ व्यवस्था कर ली है। अगर जूनियर झू हमारे साथ जुड़ना चाहे तो ये बहुत बढ़िया होगा। आखिरकार हर कोई तुम्हारे जैसे मजबूत व्यक्ति का स्वागत करता है, चू यानयान ने मुस्कुराते हुए कहा। झू मिंगलैंग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं जाता था और अपने सहपाठियों के साथ कभी कभार ही गहराई से बातचीत करता था, जिसके कारण उसका सामाजिक दायरा सीमित हो गया था। हम अगली सुबह जल्दी निकलने की योजना बना रहे हैं। क्या हम तब ब्रोकन ब्रिज पर मिलेंगे? चू यानयान ने प्रस्ताव रखा। जरूर, मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन, झू मिंगलांग ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, हमारी टीम की ताकत औसत है और अगर हम एक बड़े राक्षस का सामना करते हैं तो हम अपनी ताकत दिखाने के लिए जूनियर झू पर भरोसा करेंगे, चू यानयान ने विनम्रता से कहा। झू मिंगलांग के चेहरे पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। आह, टीचर बाय येशु कहाँ हैं? चू यानयान को अचानक कुछ याद आया और वह क्लासरूम के सामने टीचर बाय येशु को ढूंढने लगा। जूनियर झू, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। मुझे टीचर बाय येशु से कुछ सवाल पूछने हैं। इससे पहले कि झू मिंगलांग जवाब दे पाता, चू यानयान जल्दी से कक्षा के बाहर शिक्षक बाय येशु का पीछा करने लगा। दरअसल जैसे ही क्लास खत्म हुई, कई सीनियर और जूनियर बहनें टीचर बाय येशु के पीछे पीछे बाहर चली गईं। सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उनके पास उनके लिए सवाल हैं। जब तक चू यानयान ने जाने का फैसला किया, तब तक शायद कोई जगह नहीं बची थी। कक्षा से बाहर निकलकर उत्सुक छात्राओं की भीड़ को देखना। शिक्षक बाय येशु के आसपास झू मिंगलांग मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रतिबिंबित हो गया। दिखने में तो वे सभी एक जैसे ही थे, लेकिन विद्वत्ता के मामले में उनमें सुधार की गुंजाइश थी। उन्होंने खुद को और अधिक विद्वान व्यक्ति बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। अपने घर लौटने पर झू मिंगलांग ने देखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति दरवाजे पर बड़ी सावधानी से प्रतीक्षा कर रहा था। वह बहुत ही सावधानी से खड़ा था, मानो उसे परेशान करने की हिम्मत न कर रहा हो, फिर भी वह धैर्यपूर्वक धैर्य बनाए हुए था। झू मिंगलांग आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे इस आगंतुक की उम्मीद नहीं थी। भाई झेंग, झू मिंगलांग ने अभिवादन किया। उसके चेहरे पर इस व्यक्ति के लिए मुस्कान थी जिसकी वह बहुत प्रशंसा करता था। भाई झू, झेंग यू हमेशा बहुत गंभीर था, अच्छी तरह से परिचित होने और पहले कई बार मिलने के बावजूद उचित शिष्टाचार बनाए रखा। झू मिंगलांग ने भी सिर झुकाया। झेंग यू जैसे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि उसकी धृष्टता काफी हद तक कम हो गई है। मैंने अभी तक आपके द्वारा भेजे गए सिल्वर ग्रीन अयस्क के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दिया है। झेंग ने कहा कि आप पहले मुझसे मिलने आए, इससे मुझे शर्म आती है। झू मिंगलैंग झेंग यू द्वारा वुटू खदानों से सिल्वर ग्रीन अयस्क की त्वरित डिलीवरी के लिए वास्तव में आभारी था। ये स्पष्ट था कि इस प्रयास में बहुत प्रयास किया गया था। सिल्वर सियान ड्रैगन कवच के बिना वह और बिग ब्लैक टूथ दोनों अप्रत्याशित खतरे का सामना कर सकते थे। ये बदले में धन्यवाद का एक टोकन था। मैंने अभी अभी कमांडर के बेई को अपना सम्मान दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कमांडर डुआनलैन कहाँ हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना आभार और माफी व्यक्त करना चाहता था, झेंग यू ने कहा। झू मिंगलैंग ने सोचा था कि झेंग यू पहले तो बस एक सामान्य टिप्पणी कर रहा था और यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह कमांडर के बेई के शोक में शामिल होने के लिए ही पैट्रिक ड्रैगन शहर राज्य तक की यात्रा कर आया था। झेंग यू का करीब से निरीक्षण करने पर झू मिंगलांग को उसके चेहरे पर यात्रा की थकान के निशान दिखाई दिए, जो यात्रा से उसकी थकावट को दर्शा रहे थे। चलो मेरे घर के अंदर चलते हैं और बात करते हैं, झू मिंगलांग ने झेंग यू को अपने निवास में ले जाते हुए कहा। झेंग यू के लिए एक कप गर्म चाय डालने के बाद, जिसके होंठ कुछ फटे हुए थे। नाजुक संविधान के विद्वान होने के नाते झेंग वास्तव में बहुत खास था। वह आराम से अंदर इंतजार कर सकता था, फिर भी उसने पूरे समय दरवाजे पर खड़े रहना चुना। शिक्षिका डुआनलैन को उनके कबीले के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए वापस ले गए हैं। मैं भी उनसे मिलने गया था, लेकिन उनके लोगों ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है और वे किसी से नहीं मिल सकती, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाया, झू मिंगलैंग ने झेंग यू को बताया। झेंग यू ने कहा, मैंने कुछ सिल्वर टेल एकत्रित की हैं और कुछ लिंगजी मशरूम खरीदे हैं, इस उम्मीद में कि इससे कुछ मामूली मदद मिल सकेगी। मैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ गृह में टीचर लिटिल पियर के पास ले जाऊंगा। वह उन्हें आपके लिए पहुंचाने में सक्षम होंगी, झू मिंगलांग ने सुझाव दिया। लिटिल पियर डुआनलैन से अधिक परिचित लग रही थी, और एक महिला होने के नाते उसके लिए डुआनलैन को देखना दोनों पुरुषों की तुलना में अधिक आसान होगा। तो फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, भाई झू। झेंग यू फिर से खड़ा हो गया। रुको रुको, कृपया बैठो और अपनी सांसों को शांत करो, गर्म होने के लिए कुछ गर्म पी लो। तुम रोंग वैली सिटी में काम में व्यस्त होगे, इसके लिए इतनी दूर क्यों यात्रा करनी है? तुम अपने अधीनस्थों को इन मामलों को संभालने का आदेश दे सकते थे, झू मिंगलैंग ने आपत्ति जताई। शोक के मामलों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहिए। वुटू के मामलों के लिए कमांडर झांग तुओ वास्तव में एक सक्षम और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं।
मुझे वहाँ कुछ चिंताएं हैं। बस इतना है कि खनन मार्गों को खोलना अत्यावश्यक है, जिसके लिए मुझे अक्सर शहर राज्य की यात्रा करनी होगी, झेंग यू ने समझाया। खनन मार्ग खोलना वास्तव में एक अच्छी बात है। पैट्रिक ड्रैगन सिटी राज्य समृद्ध है, लेकिन इसमें हमेशा अयस्कों की कमी रही है, जिसके कारण हमें पड़ोसी शहरों से उच्च कीमतों पर खरीदना पड़ता है। झू मिंगलैंग ने टिप्पणी की। हाँ, महिला सम्राट दूरदर्शी हैं। वह चाहती हैं कि मैं सिटी स्टेट और वुटू के बीच खनन मार्ग को जल्दी से सुलझा लूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें बहुत सी परेशानियां हैं। मैं पुराने दोस्तों से मिलने और अन्य सिटी लॉर्ड्स को इस व्यापार मार्ग के उद्घाटन का समर्थन करने के लिए मनाने के लिए लिचुवान के अपस्ट्रीम शहरों का दौरा करना चाहता था। दुर्भाग्य से, हाल ही में हुई दानव आपदाओं के कारण वे ऐसे मामलों में रुचि नहीं रखते हैं, और यहाँ तक कि अधिकारी भी मुझे वहां ले जाने से डरते हैं, झेंग यू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आप एक विद्वान हैं जो मार्शल आर्ट या ड्रैगन प्रशिक्षण को नहीं समझते हैं। इस अवधि के दौरान ऊपरी शहरों की यात्रा करना निश्चित रूप से जान गंवाने का एक तरीका है, झू मिंगलांग ने आश्चर्य से कहा। हालांकि मैं समझता हूं कि सफलता भाग्य में निहित है, फिर भी कभी कभी व्यक्ति को खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि मैं भाई झू से ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बार जब व्यापार मार्ग खुल जाएगा, तो हम साथ में एक अच्छी लंबी ड्रिंक लेंगे। झेंग यू खड़ा हो गया, स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर के शहरों की यात्रा करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। भाई झेंग, कृपया रुको, पहले मेरा सुझाव क्यों नहीं सुनते? झू मिंगलांग ने बीच में कहा। झेंग यू ने पहले ही विदाई के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अंततः वह धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ गया। परसों, मैं और अकादमी के कुछ अन्य छात्र मुख्य रूप से लोगों की रक्षा करने और घूम रहे नरभक्षी भूतों को खत्म करने के लिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। भाई झेंग, आप हमारे साथ यात्रा पर जा सकते हैं, और मैं आपका अनुरक्षक बनूंगा, झू मिंगलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। झेंग यू ने झू मिंगलैंग को देखा और यह जानने की कोशिश की कि क्या यह प्रस्ताव ईमानदारी से दिया गया है, क्योंकि वह अपने मामलों को लेकर झू मिंगलैंग को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहता था। झेंग यू ने जवाब दिया, मैं आप पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकता। ड्रैगन टैमिंग अकादमी को पहले से ही इन दानव आपदाओं को खत्म करने का काम सौंपा गया है। हमारी टीम आपको साथ ले जाएगी क्योंकि यह एक उंगली उठाने से ज्यादा कुछ नहीं है, झू मिंगलैंग ने कहा। ओह ओह ओह, फिर मैं भाई झू को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। झेंग यू एक बार फिर खड़ा हुआ और गंभीरता से झुका। झू मिंगलांग को पता था कि झेंग यू एक शिष्टाचारी व्यक्ति है और उसने उसे नहीं रोका। ये वास्तव में एक तुच्छ प्रयास था, वे वैसे भी कई शहरों से गुजरने वाले थे, और झेंग यू को विभिन्न नगर स्वामियों को मनाने की जरूरत थी। यात्रा में साथी का होना अच्छा था, और झू मिंगलैंग नहीं चाहता था कि झेंग यू ऊपरी शहरों के क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से मर जाए। सैनिकों की सुरक्षा के साथ भी झू मिंगलैंग को सहज महसूस नहीं होता। भविष्य में मित्र के रूप में हम इतने औपचारिक न रहें, झू मिंगलांग ने कहा। झू मिंगलांग वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गहरी दोस्ती बनाना चाहता था। झेंग यू, ये झेंग यू के लिए सम्मान की बात होगी, झेंग यू ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं, झू मिंगलांग ने कहा। किसकी प्रशंसा करें? झेंग यू ने अचानक अपनी भौहें उठाईं, अनभिज्ञता प्रकट करते हुए। झू मिंगलांग अचंभित रह गया। सचमुच, आप औपचारिकता पर खड़े नहीं हैं, है ना? आपने कहा, मेरे विचार में, भाई झू भी एक संत हैं, लोगों को पहचानने की उनकी इसी समझदारी की मैं प्रशंसा करता हूं, झू मिंगलांग ने कहा। झेंग यू भी हैरान रह गया। उसका प्रतिद्वंद्वी एक कदम आगे था। झेंग यू ने सूखी हंसी हंसते हुए झू मिंगलांग के साथ चाय के कप टकराए, शराब की जगह चाय पी ली और एक ही घूंट में उसे पी गए। अपना सामान पैक करके, आज प्रस्थान का दिन था। झू मिंगलैंग अभी दरवाजे से बाहर निकला ही था कि उसने पड़ोस के घर से ली शाओयन को भी सामान लेकर आते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी लंबी यात्रा पर जा रहा हो। ली शाओयन, क्या तुम्हें अकादमी ने आखिरकार निकाल दिया है? आंगन में किसी ने चिढ़ाते हुए कहा। ली शाओयंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो आसानी से भड़क जाते थे। उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उन्होंने गुस्से में बताया, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा परिवार ऊपरी शहरों के क्षेत्र में है। ओह ओह, तो फिर तुम सावधान रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे पास यहाँ ऐसा कोई भी स्थायी सहायक नहीं होगा, व्यक्ति ने आगे कहा। प्रांगण में साप्ताहिक मुकाबले की उत्कृष्ट परंपरा कायम थी और ली शाओयंग, उकसावे का सामना करने में असमर्थ, हमेशा इसमें भाग लेता था, लेकिन वह हमेशा अंतिम स्थान पर रहता था और पूरे छात्रावास की सफाई करने की जिम्मेदारी उसी पर होती थी। आप सभी प्रतीक्षा करें और देखें, मैं ड्रैगन गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा, और उस समय तक आप मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं होंगे। ली शाओयंग गुस्से में बाहर निकल गया, उसकी बुलंद घोषणा लंबे समय तक आंगन में गूंजती रही। रोजाना की हंसी मजाक अब आंगन में सबसे ज्यादा मजेदार हो गई थी। झू मिंगलांग ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि छात्रावास में रहना ज्यादा जीवंत है।
ली शाओयंग वास्तव में योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने घर आने के लिए अकादमी में आवेदन किया था, और वहां एक टीम होनी चाहिए जो उन्हें अपने साथ ले जाए, इसलिए सड़क पर चिंता करने की ज्यादा बात नहीं थी। झू मिंगलांग व्हाइट रॉक ब्रिज की ओर बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि अन्य लोग पहले से ही एकत्र हो चुके थे। चू यानयान और झेंग यू दोनों मौजूद थे। चू यानयान झेंग यू को जानता था, और जब उसे पता चला कि झेंग यू उनके साथ यात्रा करेगा, तो उसने उत्साहपूर्वक रोंग वैली सिटी की उपलब्धियों के बारे में अन्य छात्रों को बताया। ड्रैगन सिटी स्टेट में इस बारे में बीच बीच में अफवाहें फैलती रहीं कि रोंग वैली सिटी अराजकता के बीच कैसे बच गई, लेकिन ज्यादातर लोग सही परिस्थितियों को नहीं समझ पाए। जब उन्हें पता चला कि यह झेंग यू ही था जिसने उग्र सैनिकों को इस तरह से रोका था, तो ये छात्र और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगे। झेंग यू भी एक अच्छा वक्ता था, और वह जल्दी ही इन ड्रैगन ट्रेनर छात्रों को जानने लगा, और सभी ने अपस्ट्रीम शहर क्षेत्र के मामलों पर चर्चा की। झू मिंगलैंग, यहाँ हम सब यहाँ हैं। चू यानयान ने अपनी पतली गोरी बांह को आगे बढ़ाया, झू मिंगलैंग की ओर लहराते हुए। उसकी कलाई पर कुछ पतले और सुंदर चांदी के गहने खनक रहे थे। यहाँ काफी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, उनमें से अधिकतर लोग आज शहर के ऊपरी क्षेत्र की ओर जा रहे थे। झू मिंगलैंग पहुंचे और पाया कि यह टीम बहुत बड़ी नहीं थी। कुल 6 लोग थे, 5 महिलाएं थीं और एक पुरुष था। झू मिंगलैंग और झेंग यू को मिलाकर पुरुष महिला अनुपात भी 5 से 3 था। तो आप झू मिंगलांग हैं। वह अजीब या अनोखा नहीं दिखता, है न? NOVALBN.com पर नए अपडेट देखें। क्या सचमुच तुम्हारा महिला सम्राट के साथ कोई निजी मामला है? आप महिला सम्राट के बारे में कैसे जानते हैं? क्या ली यूनजी वास्तव में पैट्रिक ड्रैगन शहर राज्य की सबसे खूबसूरत महिला है? आपको क्या लगता है कि मैं उसकी तुलना कैसे करूं? क्या वह अधिक सुंदर है या मैं? महिला छात्राओं ने तुरंत ही उन पर सवालों की बौछार कर दी, यहां तक कि झू मिंगलैंग को ठीक से जवाब देने का मौका भी नहीं दिया, और वास्तव में वे नहीं चाहती थी कि झू मिंगलैंग जवाब दें। उन्होंने बस एक ही बार में अपनी सारी जिज्ञासाएं व्यक्त कर दी। अब सभी लोग यहां आ गए हैं, चलो चलें, हमें दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहिए। एकमात्र पुरुष छात्र बोला, उसका स्वर कुछ ठंडा था। ठीक है, चलो वरिष्ठ भाई जिनका अनुसरण करते हैं, चू यानयान ने तब कहा। अध्याय 69। पीले हरे घास के टुकड़ों से ढकी एक लंबी ढलान पर मवेशियों और भेड़ों का एक समूह जड़ों को चबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कभी कभी कुछ शिकायत भरी मिमियाहटें निकाल रहा था, जो स्पष्ट रूप से भोजन के रूप में प्रकृति द्वारा दी गई पेशकश से असंतुष्ट था। ऊनी टोपी पहने एक चाचा का चेहरा कुछ काला पड़ गया था, जिससे एक प्रकार की लाचारी झलक रही थी। ढलान के नीचे एक घास वाली झील थी, जिसमें बरसात के मौसम में ढलान के ऊपर से एक जलधारा बहती थी, जो पूरी ढलान को हरी भरी घास से भर देती थी और यहाँ तक कि खिले हुए फूलों का दृश्य भी बना देती थी। अंत में सारा पानी झील में गिरता था, जिससे उसके आसपास के जंगल, घास के मैदान, गांव जीवित रहते थे। इस प्रकार पूल गांव ऊपरी शहरी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक सामान्य देहाती गांव था, जहां कई ऐसे गांव थे जो स्थानीय झीलों पर निर्भर थे। चाचा झान, ली शाओयंग, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुम ड्रैगन टैमिंग अकादमी में नहीं हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक तुम ड्रैगन शेपर्ड नहीं बन जाते, तुम वापस नहीं आओगे? अंकल झान ने उलझन में पूछा। चाचा, मैं ड्रैगन शेपर्ड नहीं बन सकता, ली शाओयंग ने अपनी आवाज में कड़वे स्वाद के साथ कहा। उसके सहपाठी या तो लगातार आगे बढ़ रहे थे, ड्रैगन गेट के करीब पहुंच रहे थे, या वे पहले ही ड्रैगन गेट को पार कर चुके थे। असली ड्रैगन शेपर्ड बन गए थे, केवल वह समय का ध्यान रख रहा था। उसका ग्रेट हॉर्न बुल आगे बढ़ने का मामूली संकेत नहीं दिखा रहा था। यंग स्पिरिट बर्ड की तो बात ही छोड़िए जिसे उसने गोद लिया था। आश्वस्त रहो, शक्ति शब्द को हटा दो, अंकल झान ने ली शाओयंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। ली शाओयंग कीचड़ भरी जमीन पर लगभग चूक गए और थोड़ा लड़खड़ाए, फिर संभल गए। मैंने 1 दशक से ज्यादा समय से गाय और भेड़ें पाली हैं। क्या मैं गाय और भेड़ में फर्क नहीं कर सकता? ग्रेट हॉर्न बुल खास है, लेकिन आखिरकार ये बेल ही है, अंकल झान ने कहा। चाचा, आप वाकई जानते हैं कि मुझे कैसे दिलासा देना है, ली शाओयंग ने अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए कहा। उन्हें रोकने में असमर्थ। आपके पसंदीदा नॉवेल्स NOVALBN.com पर वापस जाओ, देर हो रही है, अंकल झान ने कहा। पूल विलेज में वापस आकर, ये पहले से ही आधा अंधेरा था और प्रवेश द्वार पर रोशनी। गांव में असामान्य रूप से अंधेरा था, ताकि दूर से आने वाले नरभक्षी राक्षसों को आकर्षित होने से बचाया जा सके। नरभक्षी राक्षस जानवरों जैसे नहीं होते, वे प्रकाश से नहीं डरते, इसलिए यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। ग्रामीणों को अंततः सावधानी बरतने की आवश्यकता के प्रति जागरूक होते देख, ली शाओयंग ने राहत की बड़ी सांस ली। जब वह गांव में दाखिल हुआ, तो वहां काफी अंधेरा था। अचानक अंकल झान ने ली शाओयंग को एक तरफ खींच लिया और फिर गंभीर दिखते हुए उनके पैरों की ओर इशारा किया। ली शाओयंग ने नीचे देखा और उसका चेहरा भी बदल गया। ये खून था। गांव के प्रवेश द्वार पर खून का एक बड़ा सा तालाब था, और यह स्पष्ट रूप से मुर्गियों या भेड़ों के वध से निकला खून नहीं था। यह एक प्रकार का स्प्रे था जो छलक रहा था,
और करीब से निरीक्षण करने पर ली शाओयंग ने पाया कि प्रवेश द्वार के चारों ओर लगी विकर बाढ़ भी व्यापक रूप से फैली हुई थी। कुछ और कदम आगे बढ़ते हुए ली शाओयंग ने एक बड़ी लकड़ी की तख्ती उठाई और उसके नीचे खून से लथपथ एक व्यक्ति पड़ा था। उसकी आंखें मौत से पहले सहन की गई पीड़ा से फैली हुई थीं, जो उसके मुड़े हुए चेहरे और उन आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एक मृत व्यक्ति। वह गांव का लकड़हारा भाई था। वह बहुत मजबूत और बलवान था, फिर भी उसकी मृत्यु बहुत बुरी तरह हुई, और वह भी गांव के प्रवेश द्वार पर। नरभक्षी राक्षस। नरभक्षी राक्षस प्रकट हो गया था। ली शाओयंग डर के मारे पीछे की ओर भागी और अंकल झान के साथ भागने ही वाली थी कि अचानक किसी ने चिल्लाया, अरे, यहाँ अभी भी 2 जीवित हैं। अचानक मशालें जलाई गईं, जिससे गांव का प्रवेश द्वार और गांव रोशन हो गया, और ली शाओयंग ने तुरंत कई लोगों को आते देखा, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक चमकदार लंबा चाकू था। पहले तो ली शाओयंग को लगा कि वे अधिकारी हैं। अधिकारी बचाव अभियान के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों की पोशाक और रूप रंग देखकर उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। वे अधिकारी नहीं थे। वहां कोई नरभक्षी राक्षस नहीं था। ये डाकू थे। हा हा हा, 2-4 मछलियां जाल से छूटने ही वाली थीं, उन दोनों को खींचकर अंदर ले आओ, कसाई जैसे शरीर वाले एक आदमी ने कहा। अध्याय 70। कई स्टूडियो डॉक्यूमेंट्स ने ली शाओयंग और अंकल झान को अंदर ले जाया, और ली शाओयंग ने देखा कि लाठी को जमीन पर लिटा दिया गया था, लेकिन उनके सिर गायब हो गए थे। खून से सिर जमीन पर पड़े थे। ली शाओयंग के चेहरे से डर लगने के कारण वह लगभग बुरी तरह डर गई थी। लोगों को इस तरह से मारा गया था, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जिनके साथ वह गांव में बड़ा हुआ था, चाय, झाड़ू आदमी और यहां तक कि छोटे बच्चे भी। पूरा गांव कॉलेज कर दिया गया था। नंबर 2, तुम हिम्मत हो क्या न? सैनिक नरभक्षी राक्षसों का शिकार करने में शामिल हैं, इसलिए वे हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हम एक के बाद एक गांवों में छाप मार सकते हैं, और जो पैसा मिलेगा वह हमारे जीवन भर के लिए है ऐशो आराम से जीने के लिए पर्याप्त होगा। जैसा दिखने वाले आदमी ने कहा, उन सभी को मार डालो और फिर से भेड़ियों को भगाओ। कोई भी ऐसा नहीं जान सकता कि वे हम थे, क्योंकि वे सैनिक और ड्रैगन शेपर्ड अभी भी नरभक्षी राक्षसों की तलाश कर रहे हैं। डाक के उपनेताओं ने गीदड़ की राष्ट्रीयता के साथ हंसते हुए कहा, इन दोनों से शुरुआत के बाद हम जा सकते हैं। चलो छोटे वाले से शुरू करते हैं। कसाई सरदार सरदार थामे ने यूक्रेनी मस्कट के साथ आगे बढ़ाया। ली शाओयंग पूरी तरह से डर गई थी। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बहुत ही खूनी और चमकदार था, और उसने संघर्ष करना या चकमा देना भी भूल गया था। उसी समय चाचा जान ली शाओयंग सामने आए और उनके और कसाई नेता आपस में भिड़ गए। तुम्हारी मृत्यु के लिए बहुत उत्सुक हो, मैं चाहता हूं पूरी शकल बिखरी। इन शब्दों के साथ कसाई नेता ने चाकू से चाचा जान के चेहरे पर 2 बार जोरदार प्रहार किया, जिससे एक अप्रिय ध्वनि उत्पन्न हुई, जैसे कि मांस के टुकड़े के लिए तैयार हो। अंकल जान ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मेरे चेहरे पर इस तरह का वज्रपात वाला लास्ट मैन ली यंग था। मैंने उसकी 3 ड्रैगन काट डाली। ली यंग कौन है? एक साधारण चरवाहा जो हमारे साथ किसी बड़े आदमी की तरह का पेश आ रहा है। मांस का टुकड़ा समय मेरी छुरी कभी कुंद नहीं बनती। कसाई नेताओं ने दिया जवाब, और उसने अपना बड़ा चाकू वापस ले लिया। अंकल झाने अलग अलग थे, उनकी भूरी किरणें अचानक तेज रोशनी से चमक उठीं। रंबल 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 रंबल। अचानक दूर स्थित जल चक्र में तेजी से हलचल होना, और गांव के प्रवेश द्वार पर लगी आग की रोशनी में झील में तेजी से हलचल होना संभव था। बाहर कोई चीज निकल रही हो। जल स्तर गिरा और डिविजनल पाइपलाइन तक गिर गया। बूंद आई। झील में भयानक विस्फोट हुआ, और एक काला सागर निकला, जो एक घर के आकार के पानी के पीछे से ज्वालामुखी और गांव के प्रवेश द्वार से तेजी से आगे बढ़ गया। काला सिर्फ बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। कसाई नेता ने अपना पूरा युद्ध भी नहीं किया था, जो कि सोप पर टूटा हुआ था। जैसे ड्रैगन छोटे चूहे को काटता है, वैसे ही उसने छोटे चूहे को हवा में उछाल दिया। कसाई नेता ऊपर उठे, फिर सीधे नीचे की ओर, और उस क्षण में ब्लैक सर्प ने अपना मुंह बंद कर दिया, जिससे कसाई अपनी लंबी ग्रासनली में घुस गया। अंतिम संस्करण लिया गया। कसाई नेता को ब्लैक सर्प ने इब्राहिम के सहयोगियों के सामने जीवित ही खा लिया। उसके सर्प के ऐंठते पेट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। काला सांप हवा में मंडरा जा रहा था, उसका शरीर बड़ा हो रहा था, वह गांव के ऊपर से लुढ़कता हुआ घूम रहा था। घाटी से टिमटिमाती रोशनी मुश्किल से उसका पूरा आकार पा रही थी, उसका आधा हिस्सा अंधेरे में छुप गया था। अंकल जहां से अलग अलग थे, उनके अलग अलग स्थान थे। इस समय उनकी उपस्थिति पूरी तरह से हवा में तैरते ड्रैगन के साथ सामंजस्य में थी, जो डाकुओं के गिरोह को देख रही थी। इन डाकुओं के पास, जो कुछ हद तक पाश्विक शक्ति के पास थे, ब्लैक सर्प का प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। ब्लैक स्नैक ने अन्य डाकुओं को भागने का कोई मौका नहीं दिया, एक के बाद एक उन्हें काटा और रखा रहा। लुटेरों का हिस्सा भी नहीं मिला, और कुछ ही मिनटों में उनका सफाया हो गया। ली शाओयंग स्तब्ध रह गया, उसकी डायरेक्शन लाइब्रेरी से भर गया। 1 दशक से अधिक समय से अंकल जान हमेशा किसी अन्य श्रमिक ग्रामीण की तरह ही रहे थे।
इतनी अपार शक्ति के बावजूद उन्होंने एक आम आदमी की तरह क्यों चुना और खुद एक ड्रैगन शेफर्ड होने के बावजूद उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया? जानआन ने पूरे गांव के नरसंहार को देखा। फिर उसने डाकुओं की ओर देखा, जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे और सजा अपने पा रहे थे। उसकी आंखें बेबसी से भर गईं। अफसोस, नरभक्षी राक्षस भागने के बावजूद वे इन डाकुओं से बच नहीं सके और गांव फिर भी खो गया। वह अनाथालयों पर झुंडों का झुंड नहीं चरा रहा था, वह नरभक्षी राक्षस का शिकार कर रहा था और उन्हें गांव से दूर रख रहा था। चाचा, आप ड्रैगन शेपर्ड क्या हैं? ली शाओयंग को विश्वास नहीं हुआ। मैं ड्रैगन शेफर्ड नहीं हूं, बस कुछ अन्य रचनाएं वाला व्यक्ति हूं। ब्लैक सर्प मानव स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है। मानव आत्मा अनुबंध और बंधन के बिना भी, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब से इसे जारी रखें। अब जब मैंने अपनी शक्ति दिखाई है, तो मेरे दुश्मनों ने मुझे जाना ही होगा, जान एन ने कहा। ली शाओयंग स्तब्ध रह गया। उसके पास अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे जो वह पूछ रहा था, और गांव नष्ट होने के बाद वह कहाँ गया था। ली शाओयंग और ब्लैक सर्प जान एन का पीछा करते रहे। बच्चे ने अपना हाथ हिलाया और फिर कहा, ड्रैगन टैमिंग अकादमी में वापस जाओ। मेरे लिए उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। आओ। आंखों में आंसू लिए ली शाओयंग जब जवाब देने ही वाले थे, तब उनके बगल में ब्लैक स्नैक ने अपना सिर उठाया और उठे हुए झनान को जवाब देते हुए बढ़ती आवाज में चिल्लाया। ली शाओयंग के फूल और भी अधिक स्वतंत्र रूप से बह गए।